Good morning, everyone. थोड़ा सा कम करो, थोड़ा कम. All the students who are taking online live classes, very good morning. Just say hi on the chat box. And मेरी आवाज़ properly आप तक पहुंच रही है, कोई issue तो नहीं है. All the students who are taking the classes online live, just say hi or hello on the chat box. एक बार फटाफट हम लोग 10 मिनट वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. इंटरप्रिटेशन को मैंने बताया कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं. द अनदर वर्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन इज कंस्ट्रक्शन. एंड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या पढ़ा था हमने? टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ व्हाट स्टैट्यूट्स. स्टैट्यूट्स का मतलब क्या है? द रिटेन लॉज, दैट इज द एक्ट्स. कौन बनाता है? लेजिस्लेचर. तो हमने डिस्कस किया था in order to do the correct interpretation, right interpretation of statutes, whatever the intention that legislature has thought behind making that particular law, whatever the purpose the legislature wanted to achieve, whatever the objective the legislature wanted to achieve through that law, don't you think we should do the interpretation keeping in mind the intention of the legislature, the will of the legislature, the purpose it wanted to achieve through that particular law, the objective it wanted to achieve through that law? क्या उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए should we do the interpretation? Then only that interpretation will be the correct interpretation of the law. अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए interpretation नहीं करेंगे, will that interpretation be correct or incorrect? Incorrect. That will not be a right interpretation of the law. For doing the right interpretation of law, we need to keep in mind the purpose or objective which the legislature has thought behind the making of that particular law. क्या लेजिस्लेचर की विल थी, इंटेंशन थी, क्या वो पर्पस अचीव करना चाहते थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए. इसलिए क्या हम सब लॉ को प्लेन वर्ड्स को रीड करके, जो वर्ड्स आपको लॉ के प्रोविजन में होते हैं, खाली उनको रीड करके कैन वी रियली अंडरस्टैंड द लॉ इन द राइट वे? या उसके पीछे भी हमें जाना पड़ेगा बियॉन्ड द वर्ड्स, एंड वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड the will of the legislature, intention of the legislature, purpose behind making of that particular law. क्या purpose सोचा गया था, क्या objective, इन सब बातों को भी समझना पड़ेगा in order to do the correct interpretation, right interpretation of the laws. ये सुनो, फिर हमने पढ़ा था साहब कि साहब law interpretation में हमें कुछ presumptions लेना allowed है, लेकिन वो presumptions कब लेते हैं? when the intention of the legislature is not clear. अगर intention एकदम clear है, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, देयर इज नो कंफ्यूजन, तो वहां पे प्रिजम्पशंस लेना अलाउड नहीं है. इट इज ओनली व्हेन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज नॉट क्लियर, देन आवर लीगल सिस्टम अलाउज कि सर्टेन प्रिजम्पशंस लिए जा सकते हैं फॉर डूइंग द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. फिर मैंने बताया था कि साहब व्हाई डू वी नीड टू इंटरप्रेट? सीधा सीधा जो लिखा हुआ हम उसको पढ़ के क्यों नहीं समझ सकते? मैंने उसको बताया था कि साहब उसके रीजंस हैं. कोशिश की जाती है कि साहब हम परफेक्ट लॉ बनाएं, बट ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज है. कुछ ना कुछ रह ही जाता है, एंड दैट्स वाई अगर अच्छा कुछ रह गया, परफेक्ट नहीं बना, कुछ इम्परफेक्शन है, तो क्या हम इम्परफेक्शन से कुछ गलत मीनिंग आ रहे हैं, तो क्या हम गलत ही मीनिंग लेते रहे? डोंट यू थिंक? तो फिर पर्पस ऑफ द लॉ ही डिफीट हो जाएगा. ये सुनो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी नीड टू अप्लाई द रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. एक तो ये कारण बताया था कि सब कोशिश तो होती है लेजिस्लेचर की परफेक्ट लॉ बनाए, लेकिन बता उस लेवल में कई बार कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, एंड इस कारण कितनी भी कोशिश करो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा. ठीक है, एक कंसेप्ट बोलते हैं, अगर आप समझते हो एक चीज आपको, ठीक है, एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश का वर्ड है, उस वर्ड को बोलते हैं यूटोपिया. यूटोपिया, UTOPIA को बताएगा इसका क्या मतलब होता है? यस बेटा, कोई है माइक पकड़ाने वाला? बाहर से उसको बोल दो. एक ऐसी इमेजिनरी प्लेस जहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा होता है. आपका बेटा नाम क्या है? स्नेहा. स्नेहा. स्नेहा के लिए क्लैपिंग करते हैं. वेरी गुड आंसर. एक्चुअली यूटोपिया का मतलब होता है अ परफेक्ट स्टेट, ऐसी अवस्था जो हर तरीके से परफेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, 100% पॉजिटिव.
ऐसी अवस्था को, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं यूटोपिया। इन्होंने एक वर्ड यूज किया, एक इमेजिनरी, ये इमेजिन होता है, इमेजिनेशन होता है, ये कभी भी अचीव नहीं होता है, ये कभी भी अचीव, वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर दैट, हम कोशिश करते कि वहां पहुंचे, लेकिन हम पहुंच नहीं सकते किसी भी चीज में, नॉट ओनली द लॉ, किसी भी चीज में। इसलिए एक लाइन आपने सुना होगा, एक लाइन कही जाती है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि परफेक्शन आ नहीं सकती, आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लोगे तो उसके बाद भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम बेटरमेंट, इसलिए बोलते हैं देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। यूटोपिया एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि जहां हर चीज अच्छा है, परफेक्ट सिचुएशन है, कोई भी उसमें कमी नहीं, 100% परफेक्ट है, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी, इसको अचीव नहीं किया सकता। इसलिए हम बोलते हैं इसी से ये फिलॉसफी एक्चुअली यूटोपिया पर एक पूरी फिलॉसफी है, एंड इसलिए कहा देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, हमेशा इंप्रूवमेंट का कोई ना कोई स्कोप रहता है। आप कितना भी अच्छा काम करें, कई बच्चे बोलते हैं सर मैंने 4 बार पढ़ लिया सर, और कितना पढ़ूं? 5वीं बार पढ़ोगे तो कुछ और ही इंप्रूवमेंट होगा, 6ठी बार, आप 100 बार किसी चीज को पढ़ लीजिए, 101वीं बार भी कुछ ना कुछ ऐड होगा, ये पक्का है। इसे थकना, कई लोग बड़े जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सर 4 बार पढ़ लिया मैं तो बोर हो गया हूं सर। आप तो ये सब चीजें थोड़ी समझने की चीज होती है कि साहब देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट एंड यूटोपिया, तो बोलते हैं यूटोपिया अचीव। तो वैसे लेजिस्लेचर भी लॉ बनाते समय कोशिश तो करता है, लेकिन वो पॉसिबल कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तो ये कारण कि सब कमी रह गई, इसका मतलब हम थोड़ी गलत ही लॉ पढ़ते नहीं, ठीक है, इसलिए हम रूल्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई करके उसको सही पढ़ते हैं, कोई कमी रह गई फिर भी हम उसको सही पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था, लेजिस्लेचर लॉ बनाते समय जब लेजिस्लेचर लॉ बनाया, अब वो लॉ अगले 30, 40, 50 साल तक चलेगा, लेकिन जब बनाया लॉ, आपको उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में डेवलप हो गई समाज में, एंड जो उन्होंने नहीं फोर्सी किया था या वो फोर्सिएबल नहीं था कि साहब पहले से वो सोच नहीं पाएंगे ऐसे भी कुछ हो सकता है, इसका मतलब ऐसी सिचुएशंस के लिए क्या लॉ में प्रोविजंस हैं या नहीं है? नहीं है। क्या वहां भी डू वी नीड टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स और इंटरप्रिटेशन टू फाइंड आउट कि उस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करें, उसके लिए वी नीड टू अप्लाई सर्टेन प्रिंसिपल रूल्स टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग, सो दैट वी आर एबल टू एड्रेस, वी आर एबल टू सॉल्व दैट सिचुएशन विच हैव क्रॉप्ड अप इन द सोसाइटी। समाज में आ गई वैसी परिस्थिति जिसके लिए लॉ मेकर्स ने नहीं सोचा था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द लॉ, बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू find out the meaning so that we can address that particular problem which had cropped up in a society which was never thought by the legislature at the time of making the law. तो ये दो मेन कारण थे, मैंने बताया परफेक्शन की कोशिश होती है बट दैट इज अनअटेनेबल, बता ना, मतलब सच अ प्रिसीजन, सच अ परफेक्शन इज अनअटेनेबल, अटेन नहीं किया जाता, कोशिश की जा सकती है लेकिन अटेन नहीं किया, ऐसे बोलते हैं देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। एंड दूसरा मैंने कई ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो जाती है जिसके बारे में लॉ मेकर्स ने नहीं सोचा था, एंड इसलिए मैं एक छोटा सा इसी के ऊपर एग्जाम्पल आपको देता हूं। अच्छा, इंडिया में पहले डाउरी को इश्यू बना के क्या बहुत बार डॉटर इन लॉ के साथ क्या एट्रोसिटीज, बहुत अत्याचार होते थे, ठीक है, ऑल्दो आज भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं, पहले से, लेकिन पहले से चीजें काफी कम हो गई हैं, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा होते थे। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक एंटी डाउरी लॉ बना। क्या बना? एंटी डाउरी लॉ बना। अच्छा, जो डाउरी के अगेंस्ट था, और उस लॉ में ये कि भाई अगर कोई डाउरी को बेस बना के अगर किसी के इन लॉज अपने डॉटर इन लॉ को अगर परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, किसी तरह ह्यूमिलेशन करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, सुना कई बार मार देते जान से, ठीक है, ऐसे कुछ भी, तो वो एंटी डाउरी लॉज का सहारा लेके आपको उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है, एंड इमीडिएट एक्शन होता है। अब क्या वो लॉ मेकर से बनाया था बेटा गुड इंटेंशन? गुड इंटेंशन क्या थी? पर्पस इज टू प्रोटेक्ट दोस फीमेल्स जो कहीं ना कहीं जिनके साथ गलत हो रहा था बिक ऑन द ग्राउंड ऑफ डॉरी, उनको बचाने के लिए, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। लेकिन समाज में क्या देखने को मिला, ये तो ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स ने उसका इस्तेमाल, लॉ इतने स्ट्रांग बनाए गए थे इन फेवर ऑफ फीमेल कि अगर कोई बहू अगर अपने इन लॉज के अगेंस्ट, मे बी द हस्बैंड और इवन द हस्बैंड और द मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर देती है तो इमीडिएट अरेस्ट होती है। ये नहीं कि भैया देखा जाएगा, केस चलेगा, इमीडिएट अरेस्ट। हाँ, गिल्टी है नहीं गिल्टी वो कोर्ट में चलता रहेगा, बट इमीडिएटली द इन लॉज विल बी अरेस्टेड। द लॉज वाज सो स्ट्रांग। अच्छा, ये अल्टीमेटली किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं?
दोज इनोसेंट फीमेल्स जिनके साथ गलत हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, इससे क्या वो इन लॉज के मन में एक डर पैदा होगा कि हम गलत नहीं कर सकते, एंड गलत करेंगे तो शी मेक्स अ कंप्लेंट, इमीडिएट अरेस्ट इज देयर, इमीडिएट अरेस्ट इज देयर, एंड इतने स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए गए थे। लेकिन ये तो एक मैंने बताया कि क्या सोच के बनाया गया था और ये लॉ इस तरीके से आपको, लेकिन फ्यूचर में देखने को मिला ये कुछ केसेस में कुछ फीमेल्स इस लॉ का मिसयूज भी करने लगी। ऐसा भी देखने को मिला कि साहब सास ने बहू को बोला बेटा खाना बना ले, माँ जी ज्यादा बोलोगे तो एंटी डॉरी लॉ में कंप्लेंट कर दूंगी। भैया कोई टॉर्चर थोड़ी है, आपको नहीं बनाना मना भी कर सकते हो। इस तरह के केसेस होने लगे और कई जगह ये देखा गया कई फीमेल्स ने फॉल्स केसेस अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने इन लॉज के अगेंस्ट डाल दिए। अच्छा, क्योंकि एंटी डॉरी लॉज कंप्लीटली इन फेवर किसके थे? फीमेल के। तो हुआ क्या साहब, उनके अगेंस्ट केस चला कई बार, आपको ठीक है। अच्छा, वो अरेस्ट हो गए। 10-10 आप जानते हैं इंडिया में केस डिसाइड होने में टाइम लगता है, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम इज वेरी स्लो। तो अब 8 साल 10 साल के बाद ये डिसाइड हुआ कि साहब वो इन लॉज इनोसेंट थे। लेकिन ये आप हमारा समाज अगर कोई एक बार अरेस्ट हो जाता है और जेल में आपको हवा खा के आता है, तो क्या भले बाद में इनोसेंट प्रूव हो जाए, क्या हमारा समाज जल्दी से उसको एक्सेप्ट कर पाता है? अच्छा, क्या उस हस्बैंड की जो नौकरी चली गई होगी बिकॉज ऑफ दिस, क्या दोबारा उसको नौकरी मिलना आसान है? यस। तो देखा उसकी जो लाइफ रुइन हो गई, कंप्लीटली लाइफ हैज बीन रूइंड। अच्छा, यहां पे दिक्कत क्या आई कि भाई कभी लेजिस्लेशन ने सोचा नहीं था कि साहब ऐसा भी इसका इंप्लीकेशन आ सकता है, एंटी डॉरी लॉज का मिसयूज भी हो सकता है, ये सोचा ही नहीं था। तो आपको फिर उसके बाद कई सारी इंटरप्रिटेशन, कई सारे कोर्ट की रूलिंग्स आई एंड ऑल दैट, एंड इसको सॉर्ट आउट। लेकिन फिर भी लग रहा था अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है वाली। तो अब एंटी डॉरी लॉज को अमेंड किया जा रहा है। क्या जा रहा है? अमेंड। एंड उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है सो दैट कोई उसका मिसयूज भी, और उसमें ये भी डाला जा रहा है अगर कोई डॉटर इन लॉ अगर मिसयूज करती है और ये प्रूव हो जाए कि उसमें मिसयूज, तो फिर उसको भी पनिशमेंट होगी। क्या अब ये डर क्या फीमेल के मन में बैठ जाए कि हम इसका यूज करना है मिसयूज? लेकिन इस तरह के प्रोविजन ना होने की वजह से क्या मिसयूज होने लगे थे। तो इस तरह कई बार चीजें समाज में ऐसी डेवलप हो जाती है, किसी ने लेजिस्लेचर में नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब उल्टा होने लगा, ठीक है। एंड इसलिए नाउ द लॉज आर बीइंग अमेंडेड, द लॉज आर बीइंग अमेंडेड सो दैट, और उसमें यह भी डाला गया कि सब बैलेंस क्रिएट किया गया है कि भाई ठीक है कि भाई उनके साथ गलत ना हो, तो वो भी तो किसी के साथ गलत ना करे, लेकिन वो अगर उसके साथ किसी और के साथ गलत करे तो वो भी तो सही नहीं है। एंड फॉर दैट कुछ लॉज में अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस किए हैं सो दैट इट्स अ बैलेंस की आप वन साइडेड लॉ नहीं होना चाहिए, वन साइडेड लॉ नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब हमने एक डाउट आया, अंजलि ने पूछा है प्रिजम्पशन का थर्ड पॉइंट। प्रिजम्पशन का थर्ड पॉइंट क्या था, देखिए। The state or government institutions unless expressly covered are deemed to exempted। इसको अगर आपको किसी और को भी दिक्कत हो रही है तो सेंटेंस को इजी करना तो ऐसे लिख सकते हैं, द स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब बताया था गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक LIC, ठीक है, दिस इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, SBI गवर्नमेंट बैंक, आर डीम्ड टू बी एग्जेम्प्टेड। इसका मतलब इनके ऊपर लॉ नहीं लगते हैं, दे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ लॉ। लेकिन फिर क्या लिखा? अनलेस एक्सप्रेसली कवर्ड। इसका क्या मतलब है? हाउएवर अगर किसी लॉ में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि ये लॉ उस पर लगेगा, फिर अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इस सेंटेंस को अगर आपको लगता है मुश्किल लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जनरली द लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। लिखना लिख लीजिए, जनरली द लॉज आर नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। Generally, the laws are not applicable on government and government institutions. On government or government institutions. बेटा पीछे मैं देख रहा हूं बहुत कंजस्टेड हो गए आप लोग बैठे हुए हो, थोड़े से बच्चे यहां जाओ, यहां चेयर खाली है बीच में। पीछे जो बच्चे बहुत कंजस्टेड हो गए, थोड़ा कुछ बच्चे इधर आ जाइए ना, या कुछ आपस में वार्ता करनी है। कम दिस साइड, ठीक है, यहां चेयर्स खाली हैं। हमेशा ना आगे अगर सीट मिले तो आगे बैठने की कोशिश किया करो, ठीक है। टीचर्स के साथ ज्यादा आई कांटेक्ट होता, अच्छा था, फेस से भी हम चीज समझाते हैं, है ना। अच्छा, अगर मान लिया खाली आवाज आए और टीचर का फेस ना दिखे, क्या कम समझने में फर्क आ जाता है? फर्क आता है। हाव भाव, ठीक है, आई कांटेक्ट, तो उससे भी आपको फर्क पड़ता है।
तो अगर आगे सीट मिले तो ट्राई टू सिट, नहीं मिलने तो एक अलग बात है। मैं पीछे देख रहा हूँ बहुत कंजस्टेड होकर बच्चे बैठे हुए हैं। एनीवे देखिए, मैंने क्या बोला था, जनरली द लॉज आर नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फुल स्टॉप। However, laws will be applicable on government and government institutions. However, the laws are applicable on government and government institutions, comma, if expressly so provided. If expressly so, अगर expressly लॉ में लिखा हुआ है कि साहब ये इस पे भी लगेगा, तो आप so provided where in the law itself, इसे expressly so provided, तो इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हैं। Is that clear? अंजलि, is that clear? Now, अच्छा एक और चीज मैं, क्योंकि अभी आप और हम, आप एक दूसरे के लिए नए हैं, तो थोड़ा सा एक दो चीजों को समझिएगा। जब मैं इस तरीके से ये आपको जो आपकी बुक है ये खोल के मैं बताता हूँ और इसमें कुछ भी मैं मार्क करता हूँ, तो आपको भी साथ साथ मार्क करना है। किसी वर्ड का मीनिंग लिखना हो आपको लिखना है। क्या होता है बाद में आप वही चीजें में से आगे पूछेंगे, क्योंकि अभी तो आपने लिखा नहीं, फिर भूल गए। तो जब मैं इसके ऊपर कुछ मार्क करके कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं कोई मार्क, तो आपके पास भी सेम चीज है, तो साथ साथ आप भी मेरे साथ रहेंगे। एक, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दूसरा एक और चीज देखिए, मैं दो चीजें यूज करूंगा, या तो आपको जो किताब मिली वो यूज करूंगा, या आपको मैं कुछ आपको राइटिंग पैड यूज करूंगा, यहां कुछ लिखूंगा। यहां मैं जब लिखता हूं कुछ समझाता हूं, तो कोई डायग्राम बना रहा हूं, कुछ बना रहा हूं, तो आप भी साथ साथ, आपको क्या करना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे मैं को पूरा लॉ नहीं लिखूंगा, ठीक है, बट मैं कोई डायग्राम बना के समझा रहा हूं, कोई चाहिए तो जिससे रिलेटेड उसके साथ साथ, या एक साथ में रजिस्टर बना लीजिए, साथ में एक रजिस्टर बना ली लॉ का। एंड आपको उस रजिस्टर में कैसे लेंगे, चैप्टर का नाम और जिस डेट में आप क्लास दे रहे हैं, जैसे आज क्या डेट है, 23 जनवरी 2023, ठीक है, तो आप ऊपर डेट डालेंगे और कोशिश करो कि हर बार क्लास जो आप है तो एक फ्रेश पेज से ऊपर डेट डालिए, जिससे क्या होगा, और बुक में भी डेट डालिए कि साहब बुक में आज यहां से यहां पढ़ाया गया। अच्छा, आज मतलब बेसिकली आज जहां से मैं पढ़ाऊंगा, जैसे पेज नंबर 2 से पढ़ाऊंगा, पेज नंबर 1 हमने पढ़ लिया था, तो पेज नंबर 2 के स्टार्टिंग में क्या डालिए ऊपर 23 जनवरी। फिर आपको कल मैं अगर मान लिया पेज नंबर 4 से पढ़ाता हूं, इस बार 2, 3 आज हमने पढ़ लिया, तो पेज नंबर 4 के स्टार्टिंग में कल क्या डालेंगे आप, तो उससे एक पता लगता रहता है। एंड आप इसे रजिस्टर में भी डेट डाल के नोट्स बनाएंगे, तो क्या होगा, आप किताब से मिला सकते हैं कैसे, अब ये चीज इससे, इस नोट से, इस सेट लेक्चर से रिलेटेड है, ये सुनो, ये सुनो। जैसे 23 तारीख पेज नंबर 2 पे डली और पेज नंबर 4 पे 24 तारीख, इसका मतलब क्या, पेज नंबर 2 और 3 कब डिस्कस हुआ, 23 जनवरी को, और आपके रजिस्टर में भी ऐसे आ रहा है 23 के 24, तो पता लग गया 23 से 24 के बीच के जितने नोट्स है वो क्या है, 23 तारीख के लेक्चर से रिलेटेड है, तो आप मिला सकते हैं किताब से। तो आप ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है बच्चे करते नहीं है, बाद में क्या आपने ना कुछ बनाया, पूरा लिखने की जो किताब में वो लिखने की जरूरत नहीं है। नॉट मैं वो किताब वो एज इट इज लैंग्वेज तो मैं बोलूंगा भी नहीं क्लास में, ठीक है। तो मैं जैसे उस चीज को आपको कोई डायग्राम से कुछ समझा रहा हूं, तो क्या होता है डायग्राम्स वगैरह बाद में जब पढ़ते हैं तो आपको समझने में बहुत हेल्प करती है कि सब ये कंसेप्ट किस तरीके से समझना है। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके विद एवरीवन? तो आज अगर रजिस्टर नहीं मिला है कोई बात नहीं, लेकिन आगे से कोशिश करो एक रजिस्टर, कोशिश कर रजिस्टर भी लेके आना है, लॉ का एक रजिस्टर बनाइए और साथ साथ इस तरीके से हम चलेंगे। इज दैट ओके? और डेट डाल के आपको नोट्स बनाने, ठीक है। नोट्स का मतलब सिर्फ डायग्राम वायग्राम आपको सारा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो बुक पर भी डेट डालेंगे और रजिस्टर पे भी, और आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है रिगार्डिंग दिस लॉ पेपर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? और जब मैं आपके पीडीएफ जो आपकी बुक मिली उसमें कोई मैं मार्किंग करता हूं, कोई अंडरलाइन करता हूं या कोई वर्ड का मीनिंग लिखता हूं, तो और मेरे साथ साथ आपको भी करना है, सो दैट आपके भी इस पास मटेरियल होना चाहिए ना, जो क्लास में पता आप क्लास हो गई। अच्छा, आज एग्जाम आपके नवंबर में है, अभी हम जनवरी में हैं, ठीक है। इतने 10 महीने के बाद चीजें क्या दिमाग से निकल जाती है, ये सबके निकल जाती है। अगर निकल जाती है तो नॉर्मल सी बात है, इट्स नॉट बिग थिंग, ठीक है। बट अगर हमने उस चीज को अपने पास प्रिजर्व कर लिया है तो हम कभी भी देख सकते हैं क्या है, तो बार बार नहीं तो फिर परेशान होते रहेंगे, ठीक। इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई ना? बेटा किस में मार्क करें, किताब? अच्छा, किताब अभी पहुंची नहीं आपके पास। अगर जो बच्चे ऑनलाइन लाइव ले रहे जिनकी किताब अभी नहीं पहुंची या पहुंचेगी, तो फॉर द टाइम बीइंग आप 5-7 पेज के प्रिंट आउट निकाल लीजिए, 5-7 पेजेस के प्रिंट आउट निकाल लीजिए। क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए कि इस किताब में आप लोगों को 15 पेज तो आपके बुक है, मतलब इस चैप्टर के अंदर उसका एक क्वेश्चन है, तो जस्ट फर्स्ट 15 पेज एक बार निकाल लीजिए, बाय द टाइम बुक्स भी आपको आ जाएंगी।
फर्स्ट 15 पेजेस का प्रिंट आउट निकालिए, उत्कर्ष, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और जिसको हम कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ऑफ स्टैच्यूट्स। रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यूट्स। रूल्स बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं। किस बात के रूल्स और प्रिंसिपल? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स के। इंटरप्रिटेशन को बताया था कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? नाउ रूल्स और प्रिंसिपल्स को जो रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स, उसको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। एंड आप अपने बुक में देख रहे होंगे कि सब प्राइमरी रूल में 7 रूल दे रखे हैं और सेकेंडरी में 3 रूल दे रखे हैं। तो टोटल कितने होंगे? 10 रूल्स आर देयर। टोटल 10 रूल्स और प्रिंसिपल्स आर देयर। अच्छा, जब ये रूल्स और प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, और मैं बताऊंगा कि कौन सा रूल किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस संदर्भ में है। सब में एग्जाम्पल देके सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रूल्स और प्रिंसिपल्स आपको समझने हैं, लेकिन साथ में ये भी समझना है कि कौन सा रूल कौन सा प्रिंसिपल किस कॉन्टेक्स्ट में है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो व्हाट हैपेंस, क्या एग्जाम में दिक्कत आती है? अच्छा, आप उस रूल को जिस कॉन्टेक्स्ट में, आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, तो जहां वो रूल लगाना है प्रैक्टिकली, क्या आप लगा पाएंगे? और हो सकता है कि जहां नहीं लगाना आप वहां लगा रहे हैं, और जहां लगाना है वहां नहीं लगा रहे हैं। क्यों? यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। तो चीज पढ़नी है, साथ में कॉन्टेक्स्ट भी समझना है कि साहब कि ये रूल किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, इसे किस तरह के लॉ में अप्लाई करते हैं, किस तरह के प्रोविजन अप्लाई करते हैं। तो हर रूल हर जगह थोड़ी अप्लाई होगा, एंड ये भी साथ साथ आपको चलेगा साथ साथ, और मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन यू हैव टू कीप इट दैट इन माइंड कि साहब किस तरीके से। तो टोटल कितने रूल्स हैं? 10 रूल्स हैं, 7 प्राइमरी रूल्स हैं और 3 आपके सेकेंडरी। प्राइमरी में सबसे पहले क्या देखा है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। दूसरा कहता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तीसरा रखा है रूल इन हिडन केस ऑल्सो कॉल्ड ए मिसचीफ रूल। चौथा कहते हैं रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। पांचवा रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। छठा रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट दैट इज द रूल ऑफ यूजिज्म जनरस। रूल ऑफ, ये लैटिन टर्म्स हैं, ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, इसलिए सुनने में अजीब लग रहा है। यूजिज्म जनरस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? लैटिन के शब्द है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी रूल्स में 3 दे रखे हैं, ठीक है। सब अभी पढ़ेंगे तो सब नाम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज देखिए, लैटिन समझते हो आप लोग? लैटिन का मतलब समझते हो? जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, कि लैटिन इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेजेस। अच्छा, लैटिन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द इंटायर वर्ल्ड। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में आपको लैटिन से चीजें डिराइव ली गई हैं, वो पुरानी लैंग्वेज है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, संस्कृत और हिंदी में कौन सी पुरानी लैंग्वेज है? तो हिंदी में बहुत सारे शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल में बात करें, लैटिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट्स वाई आपको उसका इंपैक्ट कई जगह होता है। मेडिकल साइंस में है, लॉ में है, जगह जगह लैटिन का इस्तेमाल होता है। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, आपने स्कूल में 10 तक तो सबने कॉमन पढ़ाई की है ना? अच्छा, ये साइंस में थोड़ा सा पोर्शन केमिस्ट्री का भी होता था। अच्छा, केमिस्ट्री में एक सिंबल पढ़ते थे। अच्छा, सोडियम क्या सिंबल था? Na। क्या बड़ा मुश्किल लगता है सोडियम Na? कोई बता कि ऐसे क्यों सिंबल था? वो लैटिन से डिराइव किया गया था। कैसे? सोडियम तो इंग्लिश वर्ड है, उसका एक्चुअली जो लैटिन है वो नेट्रियम है। क्या है? नेट्रियम। तो Na नेट्रियम उससे बना, Na वहां से निकाला गया। तो जो सिंबल्स बनाए गए हैं वो किससे बनाए गए हैं? लैटिन से। अच्छा, अगर आपको इंग्लिश वर्ड के साथ साथ में लैटिन भी सिखा देते, मतलब कि साहब सोडियम कहां से डिराइव हुआ? नेट्रियम से, तो क्या सिंबल याद करना आसान हो जाता? तो ये बेटर वे है पढ़ने का। हमने जब पढ़ाई की तो ऐसे ही पढ़ाया गया, लेकिन आजकल मैंने पता है कि मुझे स्कूलों में आपको लैटिन नहीं बताते सीधा, तो क्या होता है उससे बच्चों को याद करना बड़ा मुश्किल है। उनको पता होना चाहिए ना, पोटेशियम का क्या होता है? के।
कैलियम इज द लैटिन नेम, कैलियम, KALIUM, कैलियम। मरकरी क्या होता है? Hg। हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम इज द लैटिन टर्म, तो Hg वहीं से आया, ठीक है, हाइड्रोजीनियम। तो एक्चुअली क्या, अब ये सब चीज बता दें तो क्या होता है, मैंने क्लास में कितनी बार बोला है, चीजों को थोड़ा डीपली अगर समझे ना तो चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें फिर रटना लगता है, फिर वो रटने लगे। लेकिन साथ में हमें ऐसे पढ़ाते थे, एक कॉलम में आपको इंग्लिश नेम, दूसरे में पैरेलल उसके लैटिन नेम, फिर सिंबल। तो क्या होता था, आसान बहुत होता था कि यार ये तो एक नॉलेज भी बढ़ती है और बेटर में अंडरस्टैंडिंग आती है। क्लियर है? अच्छा, एक स्कूल में पढ़ा हुआ जो थ्योरम्स होते हैं, प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, जैसे मैथ्स वगैरह में सब होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में लिखते हैं ना हैंस प्रूव्ड। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी लिखते हैं, हैंस प्रूव भी लिख सकते हैं, QED भी लिख सकते हैं। ये कभी सुना ही नहीं? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये लैटिन है, ये भी लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड इराड डेमोन्स्ट्रेंडम, और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं QED, क्वाड इराड डेमोन्स्ट्रेंडम। ये लैटिन है, ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है हैंस प्रूव्ड। तो ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। हमें स्कूल में सिखाया गया था आप दोनों लिख सकते हैं, QED भी लिख सकते हैं या हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। और QED का फुल फॉर्म ये है, ये लैटिन है। मैं खाली ये समझा रहा हूं कि लैटिन का इंपैक्ट सारे जगह मिलेगा तुमको, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, क्योंकि सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। लॉ में, मेडिकल साइंस, अच्छा मेडिकल साइंस में जो प्रॉपर मेडिकल टर्म होते हैं बड़े डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज लैटिन है, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, दे आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। इसलिए आपको डिफिकल्ट, क्योंकि जिस लैंग्वेज के बारे में आपको पता नहीं तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगी, ऑब्वियसली उसके शब्द ही अजीब से लगे, ठीक है। अब जिसको संस्कृत किसने कभी लाइव में पढ़ी नहीं, क्या संस्कृत के शब्द उसको बड़े अजीब से नहीं लगते? क्या कारण कभी लाइव में पढ़ी ही नहीं, ठीक है। मैंने 12th तक संस्कृत पढ़ी है, मेरे 11 12 में 5th सब्जेक्ट आपको संस्कृत था। 5वां सब्जेक्ट होता है ना, जैसे साइंस ले रखी, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, और 5वां सब्जेक्ट संस्कृत था। एक्चुअली संस्कृत को अगर एक बार समझ जाओ ना, इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड इसके अंदर आपको अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, 97 98 इस तरह के मार्क्स ला सकते हैं अगर आपको। और संस्कृत बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है, लेकिन तरीका आपको से पढ़ना पड़ेगा, तरीके से कंसेप्चुअली, तो बात एकदम समझ में आती है। आपको पता है कितने सारे लोग सिविल सर्विस एग्जाम आजकल संस्कृत से दे रहे हैं, संस्कृत सब्जेक्ट लेके, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन कम है, बहुत कम लोग लेते हैं और दे आर स्कोरिंग वेरी हाई मार्क्स। IIT से बंदा इंजीनियरिंग किया, उसका सब्जेक्ट क्या, आपको ये तो बताओ, सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है उसमें आपको एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है। एक तो जनरल स्टडी कॉमन पेपर होता है, तो सबके लिए सेम है। एक आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उस सब्जेक्ट में बहुत डिटेल्ड आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब ऑलमोस्ट मास्टर लेवल की। कहते हैं कि अगर आपने आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया फिजिक्स, तो आपको फिजिक्स समझिए कि जो आपकी 9 10th 11 12 ग्रेजुएशन MSc, मतलब 9 से लेके 12 MSc तक जो लेवल है, सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, इस तरीके से होता है। तो आपको बहुत लोग संस्कृत चूज कर रहे हैं कि बोले संस्कृत बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट, बहुत साइंटिफिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। तो फिर रटने वाली पद्धति में जब आ जाते हैं तो फिर बोरिंग लगने लगता है। एनीवे, देखिए, अब हम सबसे पहले कौन सा रूल स्टार्ट करेंगे? प्राइमरी रूल्स। क्या स्टार्ट करेंगे? प्राइमरी का मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये प्राइमरी चीज है। सेकेंडरी वो उतने मेजर नहीं है, मेजर और माइनर बोलते हैं। मेजर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, माइनर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो मेजर में जो जनरल आपके प्राइमरी रूल्स में सबसे पहला रूल क्या दे रखा है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्लियर? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन एक ही बात है। इस रूल के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने बताया हर जगह मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। आप कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविजन, किसी भी एक्ट का कोई भी सेक्शन, कोई भी प्रोविजन को आप, प्रोविजन क्या मतलब? एक्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं और सेक्शन के जो कंटेंट्स हैं वो क्या है? प्रोविजंस है। हमने तो लॉ के प्रोविजंस, इसका मतलब क्या है? जो एक्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं या आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, ठीक है, या रूल्स होते हैं, बताता है रूल्स, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो अंदर उसके अंदर जो कंटेंट है, दे ऑल प्रोविजन, दे ऑल प्रोविजन, जो लिखा हुआ उसके अंदर दे ऑल प्रोविजन। ये सुनो, आप कोई भी लॉ पढ़ लीजिए, उस लॉ के अंदर जो भी प्रोविजंस है उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो सबसे पहले ये रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रूल। ये लगेगा ही लगेगा।
अब इसमें कुछ दिक्कत आएगी तो हम कुछ और रूल पे स्विच ओवर, लेकिन डायरेक्टली किसी पे स्विच ओवर नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई दिस रूल। तो ये एकदम स्टैंडर्ड दिमाग में बिठा लीजिए कि आप हिंदुस्तान के किसी भी लॉ को और उसके किसी भी प्रोविजन को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा रूल लगाएंगे, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ये रूल क्या कहता है अभी मैं बताऊंगा, ये रूल क्या कहता है दैट विल डिस्कस। बट सबसे पहले कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी रूल्स, कोई भी अब जो आपको आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप किसी भी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसके जो प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते समय सबसे पहले कौन सा रूल लगाना है, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, एक ही बात है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर ना। अब देखिए आप, ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है whenever we are interpreting any provisions of law, we have to interpret that law literally। अब इसका क्या मतलब है, इंटरप्रेट द लॉ लिटरली, इंटरप्रेट द लॉ लिटरली। अब सवाल उठता है साहब इसका क्या मतलब, लिटरली का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिटरली। इसे इंटरप्रेट द लॉ लिटरली, इंटरप्रेट द लॉ लिटरली का मतलब क्या है कि साहब इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, डे टू डे मीनिंग, आम भाषा में जो लोग समझते हैं आपको वही मीनिंग आपको लेना है। चाहे आप डिक्शनरी मीनिंग बोलिए, पॉपुलर मीनिंग बोलिए, डे टू डे, आम कैसे आम जिंदगी में उस शब्दों के क्या मतलब समझते हैं, सब एक ही बात है। तो ये रूल ये कहता है कि जब कोई भी आप लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ लॉ लिटरली। लिटरली मीन्स व्हाट, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, डे टू डे मीनिंग, नेचुरल मीनिंग, नेचुरली मतलब बाय द वर्ड इटसेल्फ। अच्छा नहीं बोलते लिटरली। अच्छा दोस्त लोग आपस में क्लोज फ्रेंड्स होते हैं क्या हंसी मजाक में कुछ उटपटांग बातें ही बोल देते हैं, अरे तू तो बेवकूफ सा लग रहा है। अगर वो बुरा लग गया उसको तो नहीं बोलते आप ऐसा, आप यूज करते हो आई डिडंट मीन इट लिटरली, क्या ऐसे बोलते हो आप, आई डिडंट मीन इट लिटरली, क्या मतलब हुआ कि मैंने मूर्ख बोला, गधा बोला, लेकिन आपको मैं लिटरली उसका मतलब नहीं था, तो मजाक कर रहा था। बोलते हैं सा, बोलते अभी तो बोलते हो, इसका मतलब क्या है, खाली शब्द पे मत जाइए। आप ये बोलते हो कि शब्द पे मत जाइए, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, ठीक है, डोंट टेक इट एंड डोंट फील बैड, ठीक है। तो आई डिडंट मीन इट लिटरली, बोलते हैं सा। इसका तो लिटरली का मतलब क्या था, बाय द वेरी वर्ड इटसेल्फ, जो शब्द है उसका क्या मतलब समझा जाता है, एंड वही मीनिंग सबसे पहले आपको लेना है। सबसे अभी बात खत्म नहीं हुई है अभी, ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले हमें सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लिटरल मीनिंग लेना है। लिटरल मीनिंग का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल, देखो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, तो रूल तो वही बोल रहा है कि साहब अकॉर्डिंग टू द वी हैव टू इंटरप्रेट द प्रोविजन लॉ अकॉर्डिंग टू द लिटरल मीनिंग, अकॉर्डिंग टू दैट इज द डिक्शनरी में जो मतलब दे रखा है उन शब्दों का, उन एक्सप्रेशंस का। डे टू डे लाइफ हम क्या समझते हैं, उनके पॉपुलर मीनिंग क्या है, पॉपुलरली लोग इनको क्या किस तरीके से समझते हैं, नेचुरल मीनिंग बोल सकते हैं, ये सारी एक ही बात है। नेचुरल मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, द मीनिंग अंडरस्टूड इन डे टू डे लाइफ इज ऑल वन एंड द सेम, ऑल वन एंड द सेम। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। मान लिया हमने कोई भी लॉ के प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन की, और इंटरप्रिटेशन करते समय हमने सबसे पहले कौन सा रूल लगाया, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ये रूल लगाया। ये रूल हमने जब अप्लाई किया और उससे जो मीनिंग निकल के आया, अब उसमें अगर तीन तरह की कोई भी समस्या हो, क्या क्या बेटा, तीन तरह की कोई भी समस्या हो क्या क्या, देखिए एंड थोड़ा थोड़ा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैं लिखता हूं थोड़ा इसे नोटिंग कर सकते हैं, इसे नोटिंग कर सकते हैं। अब देखो मैंने पूरा लिखा है क्या, नहीं, थोड़ी तो नोटिंग कर सकते हैं, ये आपको बाद में रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर रजिस्टर भी नहीं है फिलहाल, आप जो भी पेज खाली मिले या कुछ आपको अगल बगल से आप बोरो कर सकते हैं, 2 पेजेज आपको, ठीक है। एंड अगर किसी के पास एकदम नहीं है कुछ आपको, तो अगल बगल से आप बोरो कर लीजिए, किसी के पास तो हो गई, या कुछ दूसरे सब्जेक्ट का रजिस्टर बना रखा है, एक बार उसमें कहीं नोट कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा नोटिंग्स भी कीजिए क्लास के अंदर, जिससे क्या होगा आपके पास भी मटेरियल रेडी होता जाएगा। बट ये नहीं कि सब इस चीज के पीछे ही मत भागना। कई बच्चों को मैंने देखा है सर के मुंह से जितने शब्द निकले सब मुझे लिखना है ना, ऐसा नहीं करना। बीच में कुछ कहानी भी सुनाई जाती है, कुछ जोक भी मारा जाता है, वो सब थोड़ी लिखना है, ठीक है। कई बच्चों को होता है वो अच्छा अब इतना ज्यादा लिखने में व्यस्त होंगे तो समझेंगे नहीं फिर आप। और क्लास प्राइमरली लिखने के लिए, समझने के लिए, समझ लिखा हो तो मटेरियल मिल गया आपको,
एग्जाम, और एक चीज और ज्यादा, एग्जाम में लिखना वही है जैसे जिस तरीके से किताब में लिखा गया है, उस लाइंस पे लिखना है, कोशिश करनी है। बताना, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, लर्न द लैंग्वेज, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड देन ट्राई टू ऑल्सो डू द राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन वो लैंग्वेज आसान कैसे बनेगी, समझा नहीं? लाइव नहीं, बीच में बच्चों ने लिखा तो था। अच्छा ठीक। व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि सब क्या होता है, क्लास अटेंड करने से और समझने से क्या फिर आपको लर्निंग आसान हो जाती है कि हमें एक एक चीज का शब्द का मतलब समझ में आ रहा है क्या है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैंने बताया काला अक्षर भैंस बराबर है, वो कुछ समझ में नहीं आएगा और बड़ा मुश्किल है उसको फिर आपको लर्न करना। फिर लर्न नहीं बोलेंगे, फिर क्रैमिंग, फिर बोलते हैं क्रैमिंग। क्रैम वर्ड का मतलब क्या होता है, बिना समझे हम रट्टे मारे जा रहे हैं। ठीक है, 3 इडियट्स देखी थी ना, वो स्पीच देता ना चतुर, क्या किया था उसका लाइब्रेरियन, क्या बोलता है, मैं तुम्हें समझा देता हूं, तो उसका लाइब्रेरियन बोलता है मुझे नहीं समझना मैं रट लूंगा, बोलता है ना, ये लाइन बोलता है, मुझे नहीं समझना मैं रट लूंगा। क्या बहुत भारी पड़ जाता है ना? एक्चुअली इसे बोलते हैं मजाक के दो, ऑल दो ह्यूमर के थ्रू ने एक बात समझाई है कि रटना बहुत भारी काम होता है, और रटने वाले लोग बेवकूफ बन जाते हैं, रटने वाले लोग बेवकूफ बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, एक छोटा सा एक बात, चलिए एक छोटा एग्जांपल देता हूं आपको। अनमैरिड मेल को क्या बोलते हैं? अनमैरिड मेल, कुआर इंग्लिश में बेटा, कुआर हिंदी में बैचलर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? बैचलर। अच्छा, अनमैरिड फीमेल को क्या बोलते हैं? अब किसी ने खाली रट लिया कि साहब अनमैरिड मेल बैचलर, ठीक है, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि फीमेल्स के लिए भी बैचलर वर्ड यूज कर लेते हैं अनमैरिड फीमेल के लिए, बट वो गलत है। कहीं अच्छी जगह आप जाओगे वहां ऐसा बोल दो, लोग हंसेंगे, मतलब रटने वाले बहुत। अब आपको वो शब्द यूज करना है बैचलर, तो पहले उसके शब्द के बारे में ठीक से जानो, किसी से सुन लिया ऐसे नहीं, जाके प्रॉपर डिक्शनरी में देखो। अच्छा, वहां आ जाएगा ना, इट इज यूज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल, फिर वहां हो सकता है वो भी लिखा होगा फीमेल कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है। ये सुनो, आप जान नहीं रहे, आपका किसी सुन लिया, मैंने कहा खर्चे की थोड़ी सी R&D करो, समझने की कोशिश करो क्या चीज है। ठीक है, रटो नहीं, किसी सुन लिया, हमने यूज करना शुरू कर दिया, क्या हम गलत भी यूज कर सकते हैं? ये सुनो, बहुत लोग मैंने देखा है फीमेल के लिए भी बैचलर यूज करते हैं। फीमेल के लिए एक वर्ड होता है स्पिंस्टर, क्या होता है? अनमैरिड फीमेल स्पिंस्टर, SPINSTER, स्पिंस्टर। अब जिसको जिसने समझा नहीं है कि सब बैचलर एग्जैक्टली क्या होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, क्या वो गलत इस्तेमाल भी करने जाते हैं। और कोई भी ढंग के आदमी के जिसको नॉलेज है वो लोग हंसेंगे, बोलेंगे ये क्या बेवकूफ है, लड़की को आपको बैचलर बता रहा हो। एनीवे, देखिए व्हाट आई वाज सेइंग दैट, ये रूल क्या कहता है कि साहब कोई भी लॉ के प्रोविजन को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, वी हैव टू इंटरप्रेट, वी हैव, एक बच्चे ने लिखा बैचलरेट, क्या होता है? देखिए, एनीवे, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, डे टू डे मीनिंग, ठीक है, ये लेना है। लेकिन 3 सर्कमस्टेंसेस में हम इस रूल से आगे बढ़ जाएंगे। इस रूल से आगे बढ़ जाने का मतलब हम कुछ और रूल की हेल्प लेंगे 3 परिस्थितियों में। तो कह सकते हैं वो 3 एक तरह से एक्सेप्शंस हो गए जहां पे रूल फेल हो जाता है, ये रूल फेल हो जाता है। वो 3 कौन कौन सी परिस्थितियां मैं बताऊंगा, वेयर द लिटरल रूल फेल्स। लेकिन बिना लिटरल रूल को अप्लाई किए हुए आप ये नहीं पता कर सकते कि लिटरल रूल फेल हुआ या नहीं हुआ। तो पहले तो क्या करना है, लिटरल रूल ही अप्लाई। मैंने क्या बताया, आप कोई भी लॉ के प्रोविजन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सा रूल लगाना है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। हमेशा सबसे पहले कौन सा रूल लगाना है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? नाउ अब 3 कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे लिटरल रूल फेल हो जाता है, तो मैं आपको लिख रहा हूं केसेस वेयर लिटरल रूल फेल्स। ऐसे केसेस जहां लिटरल रूल क्या होता है? फेल हो जाता है। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? क्लियर? नंबर 1, इफ द लिटरल मीनिंग, अच्छा लिटरल रूल को अप्लाई करके जो मीनिंग आएगा, क्या उसको मैं लिटरल मीनिंग कह सकता हूं? इफ द लिटरल मीनिंग गोज अगेंस्ट
द पर्पस फॉर विच law has been made. If the literal meaning goes against the purpose for which law has been made, जो लिटरल मीनिंग आया बाय अप्लाइंग द लिटरल रूल, वो अगर उस लॉ के पर्पस जो है, अतः हर लॉ का कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, ये सुनो, अगर उसके अगेंस्ट वो मीनिंग चला जाता है, इसका मतलब इज इट रियली अचीविंग द पर्पस और डिफीटिंग द पर्पस? डिफीटिंग का मतलब उसके अगेंस्ट जा रहा है, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, पर्पस हैज बीन डिफीटेड, इट मींस पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। इट मींस क्या, अगर लिटरल मीनिंग इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द पर्पस जिसके लिए वो लॉ बनाया गया, तो क्या आपको वो मीनिंग पर्पस को अचीव कर रहा है, पर्पस को डिफीट कर रहा है? पर्पस को डिफीट कर रहा है। तो ऐसे केस में लॉजिकली शुड आई स्टिक टू द लिटरल रूल और शुड आई डू समथिंग एल्स? समथिंग एल्स ऑब्वियसली हम लिटरल रूल पे कैसे अटक सकते हैं, बिकॉज ये तो पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है। ये सुनो, जो लिटरल मीनिंग जो आया वो किसके अगेंस्ट जा रहा है? पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है। तो अगर ये केस है तो इसमें क्या आपको हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे केस में विल मूव ऑन टू रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। आपके बुक में क्या अगला प्राइमरी रूल यही दे रखा है? तो ये दोनों रूल साथ साथ चले गए, अभी पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर दोनों में लैंग्वेज सारी पढ़वा दूंगा किताब में जो लिखा हुआ आपको। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ये इसका मतलब अगर ये परिस्थिति अराइज हो रही है जहां लिटरल रूल फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है? बिकॉज लिटरल मीनिंग इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस जिसके लिए लॉ बना। पता था हर लॉ का कोई ना कोई पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उस केस में हम विल मूव ऑन टू द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये रूल क्या कहता है? व्हाट डज दिस रूल से? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? ये कहता है, दिस रूल सेज दैट if the litera legis, लैटिन मतलब है लेटर ऑफ द लॉ। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है कोई भी चीज जो डिफिकल्ट होती है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये टेंडेंसी छोड़ दीजिए, ठीक है? एंड कोई चीज डिफिकल्ट लगती है तो डिफिकल्ट को आप जितना छोड़ोगे, जितना अवॉइड करोगे, क्या वो कभी इजी होगी? बोलते हैं एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। हर चीज, जब कभी आपको एडिशन भी सीखा होगा बहुत छोटी क्लासेस में, क्या वो भी पहाड़ लगा हो, पता नहीं क्या चीज है, हाँ है ना? लेकिन करके क्या हमने उसको इजी बना लिया। पहली बार जब गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, क्या लगता पता नहीं क्या, दबाना है ब्रेक, दब जाता है एक्सीलेटर, ठीक है? चोट भी लगती है, अब गाड़ी भी खराब होती है, डैमेज होती है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या चला चला के कर करके क्या होता है, हम उसको इजी बना ले। तो ये बेसिक चीज है ये। तो आप अवॉइड करेंगे ना कुछ। अच्छा किसी बंदे ने भैया मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं तो कार नहीं चलाऊंगा, तो जिंदगी भर नहीं सीखता है। तो आपने अपने लिए क्या किया, एक डिसेबिलिटी क्रिएट कर ली। कई बार गाड़ी खड़ी है एंड यूज नहीं कर सकते, ओला पकड़ के जा रहे हैं, ये जा रहे, गाड़ी खड़ी है, ठीक है भाई, अपने लिए एक डिसेबिलिटी क्रिएट कर ली ना। तो वैसे हर चीज में आप घबराइए मत, ठीक है? कोई चीज नहीं है, समझने में करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप करेंगे तब कभी ना कभी आएगा। लेकिन आपने अवॉइड करने की टेंडेंसी डेवलप कर ली है तो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और हर चीज बोलते हैं डिफिकल्ट पहली बार लगती ही है, आप उसको आसान बनाते हैं। पहली बार अकाउंटेंसी जब 11th में पढ़ी थी, डेबिट क्रेडिट, दिमाग घूम गया होगा, पता नहीं क्या चीज है ये। लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या होता है, आपको चीजें बेटर होती है, हमेशा बेटर होती है, ठीक है? तो लिटरा लेगिस लेटर ऑफ द लॉ, ये लैटिन है, इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? लेटर ऑफ द। इफ लेटर ऑफ द लॉ इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर का मतलब क्या, पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, देन ये बात कौन कहता है? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। देन इंटरप्रेट द लॉ रेशियो लेगिस। रेशियो लेगिस का मतलब होता है पर्पस ऑफ लॉ। पर्पस ऑफ लॉ। अच्छा लिटरल लेगिस इज नॉट क्लियर, इसका मतलब क्या है? अगर लेटर ऑफ द लॉ मतलब कि जो लिटरल मीनिंग है वो क्लियर नहीं, क्लियर का मतलब पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, वही समस्या आई थी। देन ये रूल बोलता है, देन इंटरप्रेट द लॉ रेशियो लेगिस, पर्पस ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द पर्पस। वो मीनिंग लीजिए जो पर्पस को अचीव करेगा। क्या समस्या का समाधान हो गया, हाँ या ना? इसका मतलब अगर मैंने लिटरल रूल लगाया और लिटरल रूल अप्लाई करके और जो लिटरल मीनिंग आया, ठीक है,
आप अगर मेरे साथ क्लास में रहेंगे और जैसे जैसे चीजें मैं बताता हूं वैसे वैसे फॉलो करेंगे, घर पे जाकर रिवाइज करेंगे, रजिस्टर बनाएंगे, सब कुछ, आई कैन एश्योर यू विल स्टार्ट इंजॉइंग द सब्जेक्ट लॉ, डेफिनेटली स्टार्ट इंजॉइंग द सब्जेक्ट लॉ। जनरली लॉ के बारे में क्या होता है, एक निगेटिव टेंडेंसी होती है कि नहीं बताती, होती है नहीं होती, कि साहब ये तो मरा हुआ सब्जेक्ट है ना, बट एक्चुअली ये भी बहुत आपको लाइवली सब्जेक्ट है अगर तरीके से पढ़ा जाए तो। मैंने बताया था ना, समाज में हर चीज, हर पहलू, हमारे आसपास हर जगह लॉ लग रहा है। अगर आप समझेंगे तो आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हर चीज के आने लग जाएगी और आपको लगेगा सही में आई एम बिकमिंग अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन। बड़े बड़े लोग वो चीज नहीं जानेंगे जो आप जान जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उस एंगल से भी चीजों को समझना है, और मैं वो पढ़ाता सब्जेक्ट के साथ साथ मैं वो सब चीजें भी थोड़ी बताता रहा, सो दैट यू ग्रो एज ए ह्यूमन। देखिए, खाली ग्रोथ इससे होती है कि हम एग्जाम में नंबर लिया है, हम एग्जाम में रैंक, खाली इसी से ग्रोथ होती है, या आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल को समझते हैं, दिमाग का विकास होना, समझ की विकास होना, समझ कि हम पहले की चीजों कैसे समझते हैं, अब कैसे समझते हैं। नाउ वी हैव बिकम मोर मेच्योर्ड इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग। क्या ये रियल एजुकेशन है? रियल एजुकेशन ये, तो ये भी साथ में थोड़ी जरूरी है। अब मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग है कि मैं थोड़ा ये सब चीजों पे भी ध्यान देता हूं। आई एम नॉट गोइंग ओनली बाय द एग्जामिनेशन सिस्टम, ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूं। मेरा ये अप्रोच है पढ़ाने का, और आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच। जो मेरी समझ है, ये राइट अप्रोच यही है। जो खाली एग्जाम ओरिएंटेड के साथ ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, मेरे हिसाब से उसमें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कुछ नहीं होती है। इन्हीं देखिए, पहला हमने बोला कि सब केसेस, कौन से केसेस जहां पे लिटरल रूल फेल हुआ था। पहला केस क्या है? इफ द लिटरल मीनिंग गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, जिसके लिए लॉ बना उस पर्पस को डिफीट कर रहा है, पर्पस को अचीव नहीं कर रहा, देन इन दैट केस सॉल्यूशन क्या है? हम क्या करेंगे? हम लिटरल रूल से मूव करेंगे दूसरे रूल पे। कौन से रूल पे? रूल ऑफ रीजनल कंसेंट। वो क्या बोलता है? इफ द लिटरल लेटर ऑफ द लॉ, जो शब्द लिखे हुए हैं, लिटरल मीनिंग जो इज नॉट क्लियर, वो पर्पस को अचीव नहीं कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, देन इंटरप्रेट द लॉ रेशियो लेगिस, दैट इज द अकॉर्डिंग टू द पर्पस। क्या समस्या का समाधान हो गया? ये सुनो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, यू विल गेट द मोर अंडरस्टैंडिंग। ये आपके पास नहीं है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको, कि क्या ऐसे में बताऊंगा तो आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह की स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आसानी से आ जाए। एक कंपनी लॉ में जो आपका मेजर पार्ट ऑफ द पेपर है, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, बता दें 60 मार्क्स का तो क्या है? कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ में आप एक चीज आगे पढ़ेंगे, जगह जगह एक बात आएगी कि कंपनी ने ये चीज एडवर्टाइज करनी है इन द 2 न्यूज़पेपर्स। कौन से? एक तो इंग्लिश और दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज कहां की? उस जगह की जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। आपने फाउंडेशन में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा कि हर कंपनी का क्या एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है? यस। अच्छा, एक कंपनी का एक से ज्यादा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है? ओनली वन। अच्छा, उसके अलावा जितने ऑफिस को ब्रांच ऑफिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रांच। अच्छा, आम जिंदगी में हमने सुना हो कंपनी का हेड ऑफिस, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस, इन सब शब्दों के लॉ में कोई मतलब नहीं। ये आम जिंदगी में आप कुछ भी यूज करते रहिए। लॉ सिर्फ 2 ही टर्म यूज करता है कंपनी लॉ में रिगार्डिंग द ऑफिस और कंपनी, एक रजिस्टर्ड ऑफिस, बाकी ब्रांच। और रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होगा, एक इंडियन कंपनी का रजिस्टर्ड इंडिया में कहीं होगा, और ब्रांच ऑफिस आपके इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ओनली वन रजिस्टर्ड, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। हर कंपनी का एक, अगर किसी कंपनी एक ही ऑफिस है वही रजिस्टर्ड ऑफिस है, और उसकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी देनी पड़ती है, एंड ऑल दिस प्रोविजंस आते हैं। मोटी मोटी बात ये है। अच्छा, ये देखा गया, ध्यान सुनिएगा, ये देखा गया, एक्सपीरियंस किया गया है कि कंपनी का जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो जिस जगह है, अच्छा वो जगह किसी स्टेट में फॉल करती होगी, है ना, किसी सिटी में होगी, वो सिटी किसी स्टेट में फॉल करता होगा, तो वो स्टेट, ज्यादातर शोल्डर ऑफ दैट कंपनी उसी स्टेट के रहने वाले होते हैं जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, तो ये उस कंपनी में ज्यादा लोग, उस कंपनी के बारे में ज्यादा लोग कौन 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 ज्यादा जानते हैं उन कंपनी के बारे में? जो आसपास के लोग हैं। अच्छा, जो एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आप जैसे दिल्ली में हम बोलते हैं रियल एस्टेट कंपनीज, डीएलएफ का नाम सुनते हो ना, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, आपने पार्सोनॉथ का नाम सुना होगा ऐसे, लेकिन हैव यू हर्ड अबाउट द नेम शोभा डेवलपर्स? नहीं सुना। कोई दिल्ली में कंपैरेटिवली काफी कम प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में चले जाइए साहब, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स, ठीक है। अब दिल्ली में बोले लोढ़ा डेवलपर्स, नहीं नाम सुना,
लेकिन बॉम्बे चले जाइए, लोडा डेवलपर्स वहां का प्राइम बिल्डर है। मतलब लोडा डेवलपर्स के बारे में बोलते हैं कि सब उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जहां पे ये नहीं कि जिसके हाथ पे जेब में पैसा जाके फ्लैट खरीद लेगा, मतलब ऑन इनविटेशन फ्लैट खरीद सकते हैं आप। मतलब बिल्डर आपको अलाउ करेगा तब आप खरीद सकते हैं ना, इंटरव्यू होता प्रॉपर। मतलब वो चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो लोग रहेंगे एक सर्टेन क्लास की जेंट्री हो। पैसा तो बहुत लोग होता है जो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं, साहब इनहेरिटेंस मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, आपको उनको अलाउ नहीं करते। वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। अब सोचिए दैट एक्चुअली हर बिल्डर चाहता है कि मेरा माल फटाफट बिके, हाँ है ना, लेकिन वो तो बोलता है मुझे बेचने की कोई बड़ी नहीं है, मैं तो बाय इनविटेशन, मतलब जिनको 1-to-1 इनविटेशन, उसके साथ इंटरव्यू, मतलब एक सर्टेन क्लास के लोग। अब उतना बड़ा बिल्डर है लेकिन दिल्ली में लोग नाम नहीं जानते इतना, क्यों? एक्चुअली दिल्ली में कुछ खास उसके एक आध कोई प्रोजेक्ट ज्यादा है नहीं, लेकिन वहां तो उनके खूब है। तो कहने का मतलब खाली मैं क्यों एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि जिस एरिया में आप होते हैं तो उस एरिया के लोग आपको ज्यादा जानते हैं। ये सुनो, कॉमन सेंस की बात है। तो वैसे कंपनी देखा गया जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है और वो रजिस्टर जिस सिटी में है, वो सिटी जिस स्टेट में, ज्यादातर उसके शेयर होल्डर स्टेट में जा रहे, बाकी और भी जगह होते हैं, ऐसा नहीं कोई मना है लॉ में, लेकिन देखा गया एक्सपीरियंस क्या है ज्यादातर नॉर्मली उस एरिया में ज्यादा उसके शेयर होल्डर होते हैं। अच्छा, अगर लॉ ये बोलता है एक कंपनी को ये चीज एडवर्टाइज करनी है, कहां पे? 2 अखबारों में। कौन से अखबारों में? इंग्लिश। अच्छा, कंपनीज का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या इंग्लिश एनवायरनमेंट है? हाँ है ना, कंपनीज का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या इंग्लिश और हिंदी है? इंग्लिश एनवायरनमेंट, सारे काम, सारे पेपर वर्क सब कुछ इंग्लिश में होता है। एंड ऑल्सो इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर का होता है लोकल लैंग्वेज, ऑल्सो इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस द कंपनी सिचुएटेड, वहां जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, उस जगह की जो भी लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में भी छपवाना है। क्लियर, ठीक है। बहुत सारी चीजें, मतलब ये कंसेप्ट कंपनी लॉ में 10 जगह, आपको 10 के ज्यादा भी होगा कि साहब कई जगह है कि साहब ये बात आपको। अच्छा, इसका पीछे पर्पस क्या है? टू ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन टू द नॉलेज ऑफ, अखबार में छपाएंगे तो ब्रिंग इन टू द नॉलेज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, ये पर्पस है ना। अच्छा, ज्यादातर शेयर होल्डर आपके अगर उस रीजन में है जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, अच्छा कोई बंदा जहां रहता है क्या उसको इंग्लिश आए ना आए, क्या लोकल लैंग्वेज आती है? अच्छा, कोई बंगाल में पैदा होता है, क्या अगर मान ली, अच्छा बंगाली फैमिली में कोई पैदा होता है, क्या उसको बंगाली सिखानी पड़ती है? क्या आप इन्वायरमेंट से सीख लेता वो, हाँ है ना, ठीक है। कोई पंजाबी फैमिली में पैदा होता है, बच्चों को पंजाबी सिखानी होती है, वो अपने आप इन्वायर, सब घर में बोलते हैं, उसके रिश्तेदार सब बोलते हैं, जहाँ धीरे वो अपने पिक कर लेता है, सिखानी नहीं पड़ती है। इसका मतलब क्या है, कोई अगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश आए ना आए, क्या लोकल लैंग्वेज तो आती होगी जहां का वो रहने वाला है। और ज्यादातर शेयरहोल्डर क्या देखेंगे कंपनी के, उस एरिया के होते हैं जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। गॉट इट? समझ आ रहा है? अब देखिए, इसका मतलब ये कि अगर हम लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में छपवा रहे हैं तो अगर आपको उससे क्या होगा कि किसी को इंग्लिश नहीं भी आए तो एटलीस्ट लोकल लैंग्वेज तो आती होगी, उससे उसको समझ में आ जाएगा। ये मैंने पर्पस बताया, क्या बताया? पर्पस बताया ना। इस लॉ में ये पर्पस क्या है कि दो क्यों न्यूज़पेपर में छपवाना है, इसके वजह में पर्पस बताया। अब ध्यान देखिएगा, जैसे अच्छा बैंक्स डिपॉजिट लेते हैं, एफडी आप कराते हो बैंक्स में, फिक्स डिपॉजिट तो बैंक ले रहा है ना, आप लेंड कर रहे हैं, बैंक क्या है? बोरो कर रहा है ना, बैंक बोरो कर रहा है ना, आप लेंड कर रहे हैं, बैंक इज बोरोइंग द मनी। तो जैसे बैंक करते हैं वैसे अदर कंपनीज भी कर सकती है। और आप पढ़ेंगे भी, पूरा एक टॉपिक है एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट बाय कंपनीज, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट बाय, बता देना आपके कंपनीज एक्ट में पहले 10 चैप्टर्स हैं, पता है टोटल 29 चैप्टर्स है कंपनी एक्ट में, आपके पहले 10 चैप्टर आपके सिलेबस में सीए इंटर में, उसमें चैप्टर नंबर 5 है, वो पूरा चैप्टर ही एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट बाय कंपनी, मतलब कंपनी डिपॉजिट। सेम कंसेप्ट है, प्रोविजंस अलग है, बैंक पे अलग चलते हैं, आरबीआई के नॉर्म चलते हैं, यहाँ कंपनी जाके चलते हैं। यहाँ हम बैंक की बात नहीं कर रहे, लेकिन सिमिलर कंसेप्ट है, जैसे बैंक से एफडी लेते हैं वैसे कंपनीज के नॉर्म्स। अच्छा, कंपनी फंड्स रेज कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग डिवेंचर। अच्छा, शेयर जब इशू करते हो तो क्या होता है? कैपिटल। डिवेंचर इशू करते हो तो क्या हो? डेट। तो वैसे एक डेट का तरीका ये भी है कि आप डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, डिपॉजिट हम लेंगे तो कंपनी बोरो कर रही है और जो डिपॉजिटर है वो क्या है? लेंड कर रहा है। इसका क्या, ये भी बोरोइंग है, ये भी क्या है? बोरोइंग है। आप पढ़ेंगे कंपनी लोग पूरा चैप्टर इसके ऊपर। अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, सेंटेंस में आपको यहां ध्यान देखिएगा, ये क्या बोल रहा है? एवरी एलिजिबल कंपनी, वहां एक टर्म यूज हो रहा है एलिजिबल, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, मेरे को जो मेन सवाल समझानी है। इंटेंडिंग टू इनवाइट डिपॉजिट शैल इशू सर्कुलर इन द फॉर्म एडवर्टाइजमेंट, इन्फॉर्म दिस फॉर द पर्पस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश न्यूज़पेपर हैविंग कंट्री वाइड सर्कुलेशन में कोई, एंड इन वन वर्नाकुलर दैट इज लोकल और रीजनल न्यूज़पेपर। मुझे खाली इसको इंटरप्रेट करना है, एक बार इतने पोर्शन को ध्यान सुनेगा। अच्छा, मुझे बताइए, ये लिखा इन वन वर्नाकुलर
वर्नाकुलर का मतलब कहता है लोकल और रीजनल, कहां की, जहां पे जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो लिखा हुआ है, जिस स्टेट, ठीक है। मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में, रजिस्टर्ड, अच्छा यहां की रीजनल लैंग्वेज हिंदी, हाँ है ना, हिंदी। अच्छा इस कंपनी ने इस प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए आपको 2 अखबारों में छपवाया, क्या छपवाया, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये छपवाना है। उसका फॉर्मेट क्या है, डीपीटी 1। इसकी टेंशन मत लेना, वो सब डीपीटी सब आपको मतलब नहीं है, जो मुझे मेन चीज समझानी है, ये सब तो लॉ पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तो सब मैं बताऊं वहां पे। अच्छा उस कंपनी ने मान लीजिए सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट छपवाया, एक इंग्लिश के अखबार में और इंग्लिश ही लैंग्वेज में, और एक हिंदी के अखबार में। अब ध्यान देना यहां से, पहले हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, कोई भी लॉ को इंटरप्रेट करते हैं पहले कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। वो रूल क्या कहता है, इंटरप्रेट द लॉ अकॉर्डिंग टू लिटरल मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, ये मतलब है। अब देखिए एक तो इंग्लिश में छपा हो तो क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंड इन वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर लोकल। अच्छा बताइए, मुझे बताइए वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, मुझे बताइए हिंदी का कोई अखबार है और आपका रजिस्टर भी दिल्ली में है, तो क्या हिंदी का अखबार वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर हो गया उस कंपनी के लिए, हाँ है ना। उस कंपनी, ध्यान सुनिएगा, उस कंपनी ने अगर हिंदी के अखबार में सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट को आप छपवाया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, और लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट अगर इंग्लिश है, ध्यान सुनिएगा, अखबार हिंदी का है लेकिन जो एडवर्टीजमेंट आपने दिया है अखबार में वो क्या है, इंग्लिश में, वो क्या है, इंग्लिश में। ध्यान सुनिएगा, आपको ध्यान, एकदम ध्यान यहां पे, यहां क्या लिखा हुआ है, किसमें छपवाना है, एक तो नहीं लिखा हुआ बेटा, ध्यान से, इन वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, इज इट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट, टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर, इट इज टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर, द लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट। खाली लिटरल मीनिंग की बात कर रहा हूं, एज जो शब्द इस्तेमाल खाली उसका मीनिंग, पहले तो लिटरल लगाना है ना, ठीक है, सीधा जंप मत कीजिए आप, ठीक है। अच्छा इसके हिसाब से क्या सिर्फ लोकल लैंग्वेज, क्या अखबार की लैंग्वेज की बात कर रहा है, इन नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ये सुनो, एग्रीड एवरीवन, पीछे बेटा पीछे, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तो मजा आएगा, ध्यान नहीं देंगे तो फिर चीजें ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन हियर, बेटा पीछे आपका बुक नहीं है आपके पास, लास्ट वो, दैट लास्ट वो है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं, हियर इन दिस केस अगर कोई लिटरल मीनिंग ले कि साहब हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, हिंदी हमारी रीजनल लैंग्वेज है, हम हिंदी के अखबार में छपवा रहे हैं लेकिन हमने एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में दिया है हिंदी के अखबार में, तो देखा है लिटरल मीनिंग के हिसाब से तो ठीक है, सही है गलत है, नहीं लिटरल मीनिंग के हिसाब से सही है गलत है, सही है, लेकिन क्या ये लिटरल मीनिंग पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा पर्पस क्या था इसके पीछे, क्या था कि भैया जिसको इंग्लिश नहीं भी आए एटलीस्ट लोकल लैंग्वेज आती होगी तो वो इसको जान जाएगा, समझ जाएगा, पढ़ लेगा, एंड उसके पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट ही क्या है, टू ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन टू द नॉलेज ऑफ द शेल्डर, ये सुनो। अब सोच के देखिए, अगर आपने ये हिंदी के अखबार में अंग्रेजी में छपवा दिया तो क्या पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है या पर्पस फुलफिल हो रहा है। तो यहां मैं क्या करूं, क्या शुड आई स्टिक टू द लिटरल रूल, शुड आई मूव ऑन। क्या ये पहला एक्सेप्शन हो गया कि जहां लिटरल रूल फेल हो जाता है, व्हेन द लिटरल मीनिंग गोज अगेंस्ट द पर्पस, तो मैं क्या करूं यहां पे, आई शुड मूव ऑन टू द रीजनेबल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड वो क्या बोलता है, इफ द लिटरल इज नॉट क्लियर, लेटर ऑफ द लॉ नॉट क्लियर, द इंटरप्रेट द लॉ अकॉर्डिंग टू रेशियो दैट अकॉर्डिंग टू द पर्पस। तो लिखा हुआ नहीं है फिर भी क्या यहां मुझे लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट भी रीजनल रखनी पड़ेगी, ये सुनो, रीजनल अखबार भी होना चाहिए और लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट भी। अब ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मैं मीनिंग इसका ये निकाल रहा हूं। अब एक चीज आपको समझ में आई होगी, खाली सिर्फ शब्दों से हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा अगर खाली शब्द से इंटरप्रेट करते फिर तो पहले वाला इंटरप्रिटेशन भी था कि हिंदी के अखबार में हम इंग्लिश में ऐड दे रहे, वो भी सही है, लेकिन क्या वो गलत था, वाज इट अगर कोई कंपनी ऐसे करती है, वाज इट अ कंप्लायंस ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन। अब कई केसेस में देखा गया है
प्रोफेशनल जो उस कंपनी की ये सब चीजें देख रहे हैं, और नॉर्मली इस तरह की चीजें कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी देखते हैं। कौन देखते हैं? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सब चीजें। कंपनी लॉ मैटर्स, आप जानते हैं एक कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी पे जो भी कंपनी लोग प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं उसकी कंप्लायंस को देखना, एक कंपनी का कोई वायलेशन ना हो जाए, ये सो कॉन्ट्रावेंशन ना हो जाए, ये सुनो, हु विल टेक केयर? सीएस ऑफ द कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी। तो कई बार देखा गया है कई कंपनी सेक्रेटरी क्या कहते, जिद करते थे कि साहब हमने, और वो ऐसा करते थे हिंदी के अखबार में अंग्रेजी में ऐड दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा करते थे। इसका मतलब क्या, वो सीएस बन तो गया, लेकिन क्या पता लग रहा है, क्या उसको लॉ इंटरप्रेट करना आता है? नहीं। मैंने एक बार बोला डिग्री, बार बार इस चीज समझाता हूं कि ये बहुत गड़बड़ चीज है कि हमारी डिग्री आ जाती लेकिन समझ नहीं आती, और बाद में कोई मुंह पे बोल देता ना, भैया तुमको ये डिग्री मिल कैसे गई, तुम्हें ये क्वालिफिकेशन मिल कैसे गई, तुम्हें आता कुछ नहीं है, तो बड़ा गंदा लगता है सुनने में, बहुत खराब लगता है। मैं एक लाइन में बोलता हूं, किसी माँ बाप को औलाद ना हो बहुत बड़ा दुख है, ठीक है। मामा तो कोई कपल को अगर बच्चे ना हो तो क्या होता है, बहुत दुख होता है, भाई चाहते हैं, स्पेशली द फीमेल तो बहुत ज्यादा, कि भाई बता ना, फीमेल्स के लिए बोलते हैं बिकमिंग मदर, मतलब एक ब्लेसिंग्स है, नेचर ने एक ब्लेसिंग दी है, ठीक है, और बड़ा दुख होता है। लेकिन मैं बोलता हूं अगर वो बच्चा हो के और नालायक निकल जाए, माँ बाप को उससे ज्यादा दुख होता है। वही वाली बात है, पास नहीं हुए वो एक दुख है। अब पास होने के बाद दुनिया अगर थप्पड़ मारने लग जाए, बोलने के पागल हो तुमने, कुछ नहीं आता, तो उससे बड़ा दुख होने कुछ नहीं है। इतनी ह्यूमिलेशन लगेगी, लगेगा क्या है, हर आदमी आपको बोलेगा, बोले आपको डिग्री कैसे मिल गया, आपको कुछ आता तो ही नहीं। तो मैं बार बोला, खाली डिग्री और क्वालिफिकेशन के पीछे मत भागो, साथ में नॉलेज को भी एक्वायर करो। मैं मतलब मैंने इसलिए एक बैलेंस क्रिएट करता हूं, वी हैव टू क्लियर द एग्जाम बट विद नॉलेज। खाली क्लियरिंग द एग्जाम विदाउट नॉलेज इज नॉट गोइंग टू लैंड यू एनीवेयर, कहीं भी आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, इतने जूते पड़ेंगे जाके वहां पे ना, लोग इतना गंदे तरीके से बोलते हैं। कोई वहां पे कोई इंटरव्यू में गए और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको किसी की रैंक आ गई, रट उठा के, रट के भी आती है रैंक, ये मत समझना कि नहीं आती, बहुत हैं, एक से कलाकार हैं, ठीक है। रैंक, अच्छा रट के रैंक लिया और इंटरव्यू में जवाब नहीं दे रहे। अच्छा जैसे आपकी रैंक आई है तो क्या इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन आपसे और बढ़ जाती है, हाँ या ना? और उल्टा है, और आप हैं नहीं उस लायक, तो भाई साहब ऐसा रगड़ देगा ना इंटरव्यू में, रुला देगा वो, और उसको कोई शर्म नहीं है, वो तो इंटरव्यूअर है, उसको क्या है, वो शर्म नहीं है, रगड़ देगा बुरी तरीके से, ऐसा बोल देगा तो इतना डिमोटिवेट हो जाओ, पूछो मत आपको, ठीक है। वो लोग बर्दाश्त, वो लोग देखते हैं कि भैया एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना, भैया आप रैंक लेके आए हो। हैव यू हर्ड दैट केस कि एक देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम बॉम्बे, ये करीब 7-8-10 साल पुरानी केस है, आई थिंक क्लास में शेयर किया था मैंने। शी गॉट रैंक 1 इन सीए फाइनल, रैंक 1 इन सीए फाइनल, रैंक 1 मतलब मायने रखती है। लेकिन उसने क्या है, वो रट्टे मारे बाउर के क्या करा दिया। आप बच्चे बोले ऐसा भी होता है, ऐसे भी कलाकार होते हैं, रटने वाले भी के मास्टर होते हैं। वो कर आगे क्या रैंक 1 ले आई, और सारी आर्टिकलशिप डमी थी, एक आर्टिकलशिप में एक दिन ऑफिस नहीं गई। डमी समझते हो ना लोग, क्या कागजों में दिखा देते, एक्चुअली करते नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, गलत तरीका है। अब क्या हुआ, इसलिए जब आप आर्टिकलशिप करते हैं सबसे पहले आपको वाउचर भरना सिखाते हैं, वाउचर के बेसिस पे जर्नल एंट्री होती है, फिर उसके बाद आपको लेजर पोस्टिंग होती है, और बहुत सारे काम सिखाते हैं। मतलब काउंटिंग का बता रहा हूं मैं आपको, उसको कुछ नहीं आता था। किसी कंपनी ने आपको रैंक 1 देके बहुत अच्छी जॉब दे दी उसको, ऑब्वियसली। अच्छा क्या हुआ, जब उसे काम कराना शुरू किया तो उसको लगा इसको कुछ आता ही नहीं, तो वाउचर तक नहीं भरना आता उसको। क्या वो उस कंपनी ने सीए इंस्टीट्यूट को लेटर लिख दिया, भैया तुम्हारा रैंक 1 की हालत है, हम औरों से क्या एक्सपेक्ट करें। बोला संभाल लो प्रोफेशन को, नहीं तो क्या होगा। बोला था सी इंस्टीट्यूट को, संभाल लो प्रोफेशन को, नहीं तो बाद में जाके आपके प्रोफेशन की पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ, रैंक 1 लाके भी क्या हुआ। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं किसी से बात करते हैं ना, तो बात से पता लग जाता है कि आपका क्या डेप्थ है, क्या डेप्थ है। एक छोटा सा वर्ड, अगर आपने किसी फीमेल के लिए बैचलर यूज कर दिया, वहीं समझ में आ जाए कितनी सुंदर इंग्लिश है आपकी। तो ये पता नहीं चलता है कि हम ना मिनट मिनट में, मतलब एक तो फॉर्मल एग्जाम होते हैं, जैसे मान लिया आपके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपको बुलाया, और रिसेंटली कुछ मान लिया आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंज आया, कुछ रिसेंटली कुछ चेंज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुना तो होगा, कुछ चेंज आया। अच्छा जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको क्या होता है, भले एक पर्टिकुलर चीज में पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन ब्रॉडली उनको सब पता होता है। मैं एक कंपनी में जब जॉब करता था, माई एमडी ऑफ द कंपनी, ही वाज अ मैनेजिंग, ही वाज अ पीएचडी इन इंजीनियरिंग, पीएचडी इन इंजीनियरिंग, उसके नाम के डॉक्टर लगता था, डॉक्टर सुरेंद्र कपूर। नाउ ही इज नो मोर, ही इज दैट, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर 2000, ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ, उससे भी पहले, इनफैक्ट 99, 98 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड आप शायद जानते होंगे, जो करिश्मा कपूर की शादी हुई थी संजय कपूर से, शायद आपने सुना होगा, अब तो डिवोर्स हो गया।
तो संजय कपूर के फादर डॉक्टर सुरेंद्र कपूर, वो कंपनी सोना स्टीयरिंग सिस्टम कंपनी है, उसी कंपनी में आई यूज्ड टू वर्क। अच्छा, डॉक्टर सुरेंद्र कपूर पीएचडी इन इंजीनियरिंग, उनके नाम के से डॉक्टर लगता था, पीएचडी, एंड यूएस से पीएचडी करके इंजीनियरिंग, तो मास्टर थे, मतलब जबरदस्त इंजीनियरिंग मैटर्स। लेकिन भाई साहब कंपनी लो आधा से ज्यादा रटा हुआ था उनको, इंजीनियर थे, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने लोगों से मिलते जुलते हैं, सब चीजें देखते हैं, समझते हैं, और कई सारे बिजनेस चला रहे हैं, ऑब्वियसली दैट लेवल जबरदस्त थे, पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ था, ठीक है, एंड जबरदस्त थे। अब वैसे ही मान लिया कोई काउंटिंग स्टडी में कुछ चेंज आया, अब उनको एक मोटा मोटा आइडिया है कि साहब कुछ चेंज आया है, और आपको क्या किया, आप कंपनी में मान लिया, आप कंपनी में एज ए चार्टेड अकाउंटेंट को सीनियर लेवल पे जॉब कर रहे हैं, आपको बुला लिया कि साहब इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें कुछ चेंज आया है क्या, और आपने बोल दिया कि ना, आपको पता ही नहीं है, आप पढ़ते नहीं है, लेटेस्ट अपडेशन नहीं है। अब आपकी उसके दिमाग में आपके प्रति क्या, कुछ नहीं बोलेगा, बोला अच्छा ठीक है, उसके दिमाग में आपके प्रति एक निगेटिविटी क्रिएट हो गई, यह बेकार बंदा है, वो धीरे धीरे कोई रास्ता ढूंढेगा, कोई मौका ढूंढेगा आपको जॉब से निकालने का। तो ये बोलते खड़े खड़े कहां टेस्ट हो जाते पता भी चलता, तुमको लगा अरे हाँ ठीक है मैंने जवाब दे दिया, और सर ने बोला ठीक है, इसका मतलब आपको क्या लोगे, उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए, इसका मतलब आपको क्या लगेगा कि मैंने ठीक ही बोला है, लेकिन आपको पता चला आप एग्जाम में फेल हो चुके हैं। तो ये सब पता ही नहीं चलता कब क्या हुआ, क्योंकि अगर आप अप टू डेट नहीं है, आपको नहीं, तो आप नॉलेज ओरिएंटेड आपका अप्रोच नहीं है, आप सोचते हैं डिग्री ले ली सब कुछ हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। वहां पता भी नहीं चलेगा आप एग्जाम में फेल हो चुके, पता भी नहीं चलेगा, रिजल्ट थोड़ी निकला है, लेकिन अब रिजल्ट निकल वैसे निकल चुका है, धीरे धीरे वो आपको मौका ढूंढेगा कि भाई इसको टर्मिनेट करो। अभी सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट कितनी सारी कंपनीज को ले ऑफ कर रही है, सुना होगा, अराउंड 10,000 एम्प्लॉइज, ठीक है, इसको टर्मिनेट कर रही है। अच्छा, वहां टर्मिनेट किसको कर रही होगी, गुड एम्प्लॉइज और बैड एम्प्लॉइज, सबको गुड एम्प्लॉय चाहिए, कौन टर्मिनेट करता है, अच्छे लोग को कोई नहीं टर्मिनेट करता भाई। जब जॉब मार्केट में बहुत जॉब होती है तो गधे घोड़ों को भी जॉब मिल जाती है, जब जॉब मार्केट जब होता है, जब रिसेशन आता है तो क्या होता है, सिर्फ टैलेंटेड लोग रह जाते हैं, बाकी सब छट जाते हैं, ठीक है। तो वहां मैं मतलब ऐसा बनो कि चाहे रिसेशन आए, रिसेशन का बाप आए, तुम टिके रहोगे, ऐसा बन जाओ, कुछ भी आ जाए मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक इंटरव्यू में एक बच्चे को ऐसे ही बहुत अच्छा उसने इंटरव्यू दिया था, टीज करने का ना, किसी को छेड़ने के लिए उसको बोल दिया, इफ इट डोंट सेलेक्ट यू व्हाट विल योर रिएक्शन, उसका टीज करने, इंटरव्यू का बहुत अच्छा गया था एंड बहुत टैलेंटेड भी बच्चा था वो। तो जब इफ इट डोंट सेलेक्ट यू व्हाट विल योर रिएक्शन, कॉन्फिडेंस देखिए इस बच्चे का आंसर में, कॉन्फिडेंस देखना, सबला नेवर माइंड इट विल बी योर लॉस, कॉन्फिडेंस, ही वाज सिलेक्टेड पर नेवर माइंड इट विल बी योर लॉस। कॉन्फिडेंस है बंदे को भाई, लोग बात करते हैं, लोग मैंने ऐसे गर्दन झुकाए तो बात करते हैं, इसी से पता लग जाए कॉन्फिडेंस। आई कांटेक्ट कौन करता है, जो कॉन्फिडेंस है, ऐसे आंख झुका के बात करने का मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, डरे डरे से बोलते हैं तो एक्चुअली क्या ये सब बड़ा मैटर करता है। तो क्या बंदा बोला कि सर इट विल बी योर लॉस, उसको सेलेक्ट कर लिया, हम कोई बदतमीजी थोड़ी कर रहे हैं भाई। आप बोलना कि ठीक है भाई नहीं लीजिए, मुझे लगता है कि मेरा कोई नुकसान नहीं, मुझे तो बहुत नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, आपका नुकसान हो जाएगा। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अच्छे मिलते कहां हैं, मैं समझता हूं अगर आप अच्छे बनोगे, अच्छा देखिए अच्छी चीज कम है, अच्छे बनोगे तो आप स्केर्स में होगे या सरप्लस में होगे, स्केर्स बनोगे तो, अरे अब अच्छे बनोगे तो आप स्केर्स में होगे सरप्लस में होगे, स्केर्स इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई, तो स्केर्स चीज की क्या होती है, डिमांड हमेशा हमेशा बनी रहती है, और जो आप अगर आप सरप्लस वाले में पहुंच गए तो क्या होगा, उसकी डिमांड है कम, और क्या है, डिमांड है कम, और क्या है आपको व्हाट वी कॉल डिमांड है कम, और क्या है व्हाट इज हैपनिंग द सप्लाई है ज्यादा, तो वैल्यू नहीं बनेगी। एनीवे देखिए हियर इन दिस केस what I was saying that here in this case in one vernacular language, इसका मतलब इससे अखबार, और जो प्रोफेशनल्स ऐसा कर रहे थे कि हिंदी के अखबार में अंग्रेजी में ऐड छपवा रहे थे, तो मुझे एक चीज बताइए, हिंदी अखबार में अंग्रेजी में क्या वो सही में लॉ कंप्लायंस कर रहे थे, लॉ का वायलेशन कर रहे थे, और फिर जिद भी करते थे कि हम सही कर रहे हैं। कहां लिखा हुआ है कि साहब लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट में इंग्लिश होनी चाहिए, रीजनल होनी चाहिए, कहां लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, उनको लॉ की इंटरप्रिटेशन ही नहीं आती, उनको क्या है, लॉ की इंटरप्रिटेशन ही नहीं। अब देखो डिग्री तो है, मैं बार बोल रहा हूं बहुत बुरा हाल है लोगों का, ठीक है, खाली डिग्री ले घूम रहे हैं, प्रैक्टिकली उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई, इसीलिए तो इतना बुरा हाल। नहीं तो डिग्री पता है बाहर के, अच्छा इंडिया में प्रोफेशनल्स जो हैं, आप कई बार देखोगे प्रोफेशनल्स, आपको बहुत सारे लोग हैं कि कोई इंजीनियरिंग कर रखा है, 25,000 20,000 की नौकरी करने के लिए तैयार है। बाहर के लोग बोलते हैं आप प्रोफेशनल हो गए, इतने कम में कैसे नौकरी कर लोगे,
प्रोफेशनल की सैलरी कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए टू बिगिन विथ, उनका ये सोच है। तो फिर उनको ये पता नहीं कि आप प्रोफेशनल खाली नाम के हैं, आता ज़्यादा कुछ नहीं है, आता ज़्यादा कुछ नहीं, डिग्री खाली ले रखी, आता ज़्यादा कुछ नहीं है। वहां पे क्या कंसेप्ट है कि साहब अगर प्रोफेशनल डिग्री, अच्छा पता है वो बाहर के कंट्री में स्पेशली जो डेवलप नेशन लाइक यूएस यूके, क्या वहां पे आपको हायर कोर्सेज जो है, हायर स्टडी बहुत कॉस्टली है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाए कोई भी एमकॉम कर लिया है, कोई भी, बहुत कॉस्टली है। तो पहली बात, हर आदमी तो जा ही नहीं सकता जो सही में पढ़ना चाहता है, इतना पैसा भी लगाना है, और फिर जब निकलते हैं जबरदस्त, फिर वो सही में उनका यहां क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा है, क्वालिटी बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी। पता है इंडिया इज द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर। लेकिन कैसे इंजीनियर बताया ना, जिनको 10,000 रुपए की नौकरी ना मिले, ऐसे भी इंजीनियर दुनिया भर के हैं। तो क्या कर लोगे इनका, डिग्री तो उनके पास भी है। एनीवे, तो दिस इज द पॉइंट। देखिए अब देखिए, जो लोग गड़बड़ कर रहे थे, इसे वो गलत इंटरप्रेट कर रहे थे, इसलिए देखो मैंने ऊपर लिखा ओल्ड प्रोविजन, मतलब पहले ऐसे प्रोविजन होते थे, लेकिन लॉ मेकर्स को लगा कि साहब इसकी, अच्छा जब ऐसा भी था, सही इंटरप्रिटेशन क्या थी कि साहब अगर रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में भी आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो लैंग्वेज और एडवर्टीजमेंट भी क्या होनी चाहिए, रीजनल होनी चाहिए। हिंदी के अखबार में दे दो, अखबार की एडवर्टीजमेंट की भी लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, ये सुनो। लेकिन वो गलत इंटरप्रेट, तो लॉ मेकर्स ने क्या बोला, ये बेवकूफ तो सुधरने वाले हैं नहीं, हम क्या करते हैं लैंग्वेज। इसलिए जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें ऐसी लैंग्वेज यूज की हुई थी कई जगह, मीनिंग उसका भी यही आ रहा था जो मैंने आपको बताया कि पर्पस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते तो सही मीनिंग आया था, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे। अच्छा देखिए, कोई को अगर मान लिया, जो मैंने पर्पस बताया कि साहब जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ज्यादातर शेयर होल्डर उसी एरिया में रहते हैं ज्यादा, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे पर्पस पता है, ये कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है बात, इसका मतलब मुझे पर्पस पता है, तब मुझे पता लगेगा ना वेदर लिटरल मीनिंग इज अचीविंग द पर्पस और डिफीटिंग द पर्पस। इफ इट इज अचीविंग द पर्पस आई विल स्टिक टू लिटरल रूल, ये सुनो। बट इफ इट डिफीटिंग द पर्पस, इट इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, आई विल मूव ऑन टू द रीजनेबल रूल। लेकिन मुझे पर्पस ही नहीं पता, तो हाउ विल आई कंपेयर, हाउ विल आई कंपेयर द लिटरल मीनिंग इज अचीविंग और डिफीटिंग द पर्पस। तो क्या पर्पस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो। और यही नहीं पता तो मैं कैसे रिलेट करूंगा कि साहब मैं लिटरल रूल पे रुक जाऊं या आगे बढ़ूं, क्योंकि अगर लिटरल मीनिंग पर्पस को अचीव कर रहा है तो बात ही खत्म होगी, लेकिन अचीव नहीं कर रही थी, गोइंग अगेंस्ट दैट, क्या हमें एक्सेप्शन में आना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, रीजनेबल रूल में, ये सुनो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे देखिए क्या लिखा, अब नया मैंने लिखा ओल्ड न्यू प्रोविजन। अब देखिए वो सारी लैंग्वेज सेम है, देखो मैंने यहां पे अंडरलाइन कर रखा है, इन वर्नाकुलर लैंग्वेज इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, ये एक्स्ट्रा इन्होंने डाल दिया नए एक्ट के अंदर, जिससे कि लोग आपको गड़बड़ ना कर। अच्छा देखिए, डालने के पहले भी जो था, क्या तब भी सही मीनिंग उसका वही था जो आज भी वही मीनिंग है, ये सुनो। तो ये तो हमने ऐड करके बोला कि साहब तुम बेवकूफ समझ नहीं रहे हो, ठीक है, तुमको लिख के दे देते हैं, देखो लिख के देते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं भी लिखा हुआ था तब भी क्या मीनिंग उसका वही आना चाहिए था, प्रॉपर मीनिंग। लेकिन क्या बहुत लोग गलत कर रहे थे, ये सुनो। और सही माने इट वाज नॉट अ कंप्लायंस लॉ, इट वाज अ वायलेशन लॉ। अगर आप रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर छपवा रहे हैं लेकिन एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज इंग्लिश है, इट वाज नॉट अ कंप्लायंस, इट वाज अ वायलेशन ऑफ लॉ। देखो इसलिए नए एक्ट के अंदर हर जगह जहां पे इस तरह की रिक्वायरमेंट है, साथ में ये भी डाला एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, मतलब लैंग्वेज भी ऑफ द एडवर्टीजमेंट भी क्या होनी चाहिए, वर्नाकुलर होनी चाहिए। लिखना शुरू कर दिया इन्होंने, इसलिए मैंने अंडरलाइन करके आपको जस्ट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड मैंने एग्जांपल आपके लिए तैयार करके लाया, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? एक बात क्या पता लगी कि लॉ सिर्फ शब्दों से नहीं पढ़ा जा सकता। जो मैक्सिमम लोग के दिमाग में क्या पढ़ा बना हुआ है, ऐसे ऐसे लाइनें पढ़ ली और सबसे मैक्सिमम क्या उसका इंग्लिश को सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया, हो गया लॉ। तो मैं बोलता हूं अगर ऐसा होता तो एवरी इंग्लिश टीचर विल बिकम द लॉ टीचर, उसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना। एवरी इंग्लिश टीचर विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग द केसेस इन कोर्ट्स, वो तो सब लॉ जानता है, ऐसे थोड़ी होता है। एनीवे, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते देखिए दूसरा एक्सेप्शन मैंने क्या लिखा था, केसेस वेयर द लिटरल रूल फेल्स। पहला, लिटरल मीनिंग इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, एंड वहां कौन सा फिर रूल लगाते हैं, रूल ऑफ रीजनल कंस्ट्रक्शन। वो क्या होता है, इफ द लिटरल इज लेटर लॉ नॉट क्लियर देन इंटरप्रेट द लॉ रेशियली अकॉर्डिंग टू द पर्पस। समझ आ रहा सबको पक्का? नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस वेयर द लिटरल रूल फेल्स। हमारा टॉपिक है केस वेयर द लिटरल रूल फेल्स। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस जहां लिटरल रूल फेल हो जाएगा, ये क्या है, इफ द लिटरल मीनिंग
इज एब्सर्ड, एब्सर्ड के साथ ब्रैकेट में इलॉजिकल। जो लिटरल रूल अप्लाई करके हमने मीनिंग निकाला वो मीनिंग क्या है? एब्सर्ड है। लिटरल मीनिंग इज एब्सर्ड, इलॉजिकल है। अच्छा, समथिंग विच इज इलॉजिकल शुड वी एक्सेप्ट दैट? मतलब हमेशा एक चीज बोलते हैं, लॉजिक से परे ऊपर कुछ नहीं है। आपके फाउंडेशन ऑफ मैथ्स के पेपर में एक थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का भी पोर्शन था। ये सब आजकल हर कोर्स में आने लगे हैं, हर एंट्रेंस एग्जाम में आने लगे हैं, हर जगह, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम, कैट में, सब जगह, आप बैंक पीओ, सब जगह, एवरीवेयर। उसका रीजन लॉजिक क्या होता है पता है क्या है? लॉजिकली आपको सोचने की आदत पड़े, क्योंकि लॉजिक से ऊपर कुछ नहीं है। अगर लॉजिकली आप चीजों को नहीं समझते हैं तो आप चीज को सही ढंग से समझ भी नहीं सकते, ठीक है? इसलिए इस तरह की चीजें हर एग्जाम में आपको आने लगी है कि लॉजिकल रीजनिंग भी आपको, यू शुड एनालाइज एवरीथिंग लॉजिकली। अरे इलॉजिकल मीनिंग आ रहा, शुड आई एक्सेप्ट इट और शुड आई इग्नोर इट? इग्नोर इट। ऐसे केस में फिर क्या सॉल्यूशन है? ऐसे केस में भी सॉल्यूशन है, अगेन वी हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इन दोनों जगह ही जहां पे लिटरल रूल फेल हो जाता है, हमें कौन सा रूल लगाना है? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। और ये रूल ये बोलता है, इंटरप्रेट, अगर एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है देन इंटरप्रेट द लॉ लॉजिकली। इट सेज दैट देन इंटरप्रेट द लॉ लॉजिकली। मतलब आप वो मीनिंग लीजिए जो लॉजिकल मीनिंग है, वो लॉ लीजिए जो लॉजिकल मीनिंग है। मतलब वो मीनिंग लीजिए, सॉरी, जो लॉजिकल है। इंटरप्रेट द लॉ लॉजिकली, टेक द लॉजिकल मीनिंग। ये भी रीजनेबल रूल में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? सेकेंड प्रॉब्लम जो थी, इफ द लिटरल मीनिंग दैट इज एब्सर्ड, एब्सर्ड इज इलॉजिकल, तो उस केस में भी कौन सा रूल अप्लाई करना है? वी शुड मूव ऑन टू विच रूल? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। वो क्या होता है? इंटरप्रेट द लॉ लॉजिकली, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। क्लियर? इस बात को भी समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, कंपनीज एक्ट में आप पढ़ते हैं कि शेयर जब ट्रांसफर होते हैं, तो मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, जैसे ए इज ट्रांसफरिंग शेयर्स टू बी। ए ट्रांसफरर है और बी ट्रांसफरी। क्लियर? क्लियर? अच्छा, इन दोनों के बीच एक डॉक्यूमेंट बनेगा, शेयर ट्रांसफर डीड, जिसमें दोनों की डिटेल आएगी, दोनों के सिग्नेचर आएंगे। अच्छा, ट्रांसफरर कैसे था? सेलर है ना, और ट्रांसफरी बायर है। तो सेलर का इंटरेस्ट इसमें पैसे में, तो जब सेलर को पैसे में कंसिडरेशन मिल जाएगी तो सेलर तो फ्री हो गया, ट्रांसफरर। अच्छा, शेयर ट्रांसफर डीड साथ में शेयर सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें ट्रांसफर अपनी डिटेल भर के साइन करके, ट्रांसफर इन डिटेल साइन, ये किसको हैंड ओवर कर देगा? ट्रांसफरी को, और ट्रांसफरी विल मेक द पेमेंट टू ट्रांसफर। ट्रांसफर तो फ्री हो गया। अच्छा, कंपनी के रिकॉर्ड में क्या ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन आ गई या अभी आएगी? कंपनी के रिकॉर्ड में अभी वो शेयर जो ए ने बी को बेचे हैं, कंपनी के रिकॉर्ड में किसके नाम में रजिस्टर्ड है? एक ट्रांसफर के नाम में रजिस्टर्ड है। तो क्या ट्रांसफर विल अप्लाई टू द कंपनी की, सब मेरे नाम में रजिस्टर कर दो, हाँ है ना? अच्छा, कंपनी को कैसे पता लगेगा कि आपके नाम, कंपनी को दिखाएगा शेयर ट्रांसफर डीड। देखो, तो आपके ट्रांसफरर जो आपके पहले से शेयर होल्डर, उसके सिग्नेचर है कि उसने अपने शेयर मुझे भेज दिए, उसमें लिखा हुआ एज ए ट्रांसफर। इससे डिटेल कंपनी के पास क्या, उसे स्पेसिफिक सिग्नेचर होंगे, उसे कंपनी उसे मैच करेगी, और कंपनी अगर ओके है तो कंपनी क्या, उस शेयर ट्रांसफर डीड के बेसिस पे क्या करेगी? रजिस्टर ऑफ मेंबर में ए का नाम हटा देगी, उसकी जगह किसका नाम एंटर, हटाने का मतलब उसके नाम क्या लीजिए, सीज टू मेंबर, डेट डाल देगी, इस दिन से मेंबर सीज हो गया। और बी की नई एंट्री करेगी, एक डेट डालेगी, सब इस दिन से ये मेंबर बन गया, हाँ है ना? इस प्रोसेस को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शेयर। जो शेयर प्रोसेस को आपने रजिस्टर कर लिया अपने रिकॉर्ड में, उसकी आपने इंफॉर्मेशन को डाल दिया। क्लियर? अच्छा, लॉ बोलता है कि जिस दिन आप ट्रांसफरी कंपनी को अप्लाई करता है, कंपनी को उसके विद इन 30 डेज या तो रजिस्टर कर देना है। मतलब अच्छा, कंपनी क्या करती है? शेयर ट्रांसफर डीड तो अपने पास रख लेती है। क्या वो एविडेंस है जिसके बेसिस पे कंपनी ने चेंजेस किए? क्या दोनों पार्टी के सिग्नेचर हैं, उसमें डिटेल्स आ रही है, उसके बेसिस पे कंपनी ने चेंजेस किए कि ट्रांसफर को मेंबर सीज करा दिया, ट्रांसफर को नया मेंबर बना दिया, कंपनी अपने रजिस्टर मेंबर चेंज करेगी। शेयर सर्टिफिकेट पे आपको क्या ट्रांसफर की डिटेल डालेगी, हाँ है ना? और वापस किसको भेजेगी? ट्रांसफरी को। अच्छा, तो कंपनी के पास भी एक डॉक्यूमेंट हो गया, शेयर ट्रांसफर डीड, जिसके बेसिस पे रजिस्टर मेंबर में चेंजेस हुए। और ट्रांसफरी के पास क्या आया? शेयर सर्टिफिकेट, जिसमें किसका नाम आ जाएगा? उसका नाम कंपनी डाल के साइन करके भेजेगी, ठीक है? एंड ये सब चीज करने के बाद कंपनी का कितना टाइम होता है? 30। जिस दिन कंपनी को मिला है वो रिक्वेस्ट, जिस दिन मिली कंपनी का रिक्वेस्ट, यहां से कितना दिन है? 30 डेज में कंपनी को ये सब करके वापस भेज देना है। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है?
अच्छा, किसी कारण से कंपनी अगर मना करती है कि साहब हम रजिस्टर नहीं करेंगे। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में पता आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शंस कुछ हो सकती है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर राइट, बताया था ना वहां पे आपने पढ़ा हुआ कंपनी लॉ में। पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल फ्रीली होते हैं, प्राइवेट कंपनी में सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन गिवन वेयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? अच्छा, 30 डेज में या तो रजिस्टर कर देंगे या 30 डेज में वो मना भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन गिवन इन द आर्टिकल। अच्छा, अगर रजिस्टर करते हैं तो क्या शेयर सर्टिफिकेट में चेंज करके वापस भेज देंगे? ये सुनो, और मना करेंगे तो क्या इसको सपना आएगा साहब उन्होंने मना किया है, क्या उसका एक नोटिस और रिफ्यूजल आएगा? वी रिफ्यूज टू रजिस्टर द योर ट्रांसफर शेयर बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस। ये सुनो, तो 30 डेज में या तो रजिस्टर करके शेयर सर्टिफिकेट भेज दीजिए या आप नोटिस ऑफ रिफ्यूजल दीजिए, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज करना पड़ेगा। ये सुनो, समझ आ रहा है? वेरी लॉजिकल। अच्छा, अगर कंपनी ने जो भी ग्राउंड बताया कि साहब इस ग्राउंड पे हमने मना कर दिया, हम आपके शेयर आपके नाम में रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? ट्रांसफरी को। तो क्या अगर जिस ग्राउंड पे आपने मना किया वो ग्राउंड अगर ट्रांसफरी को सही नहीं लगता कंपनी मिसयूज कर रही है अपनी पावर का, तो क्या उसे अपील करने का अधिकार होना चाहिए? अपील कहां जाएगी? एनसीएलटी के पास। आपने पढ़ा होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, शॉर्ट में ट्राइब्यूनल बोलते हैं, पूरा नाम क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कहां अपील कर सकते हैं? एनसीएलटी को। अब ये बोला अपील करने का टाइम पीरियड कितना है? जिस दिन आपका नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया, क्या नोटिस रिफ्यूजल आया, कंपनी कितने दिन में आपको देगी? 30 डेज फ्रॉम द डेट यू अप्लाइड। उसके 30 दिन में आप अपील कर सकते हैं, उसके 30 दिन में अपील कर सकते हैं। इसका जिस दिन आपको नोटिस और रिफ्यूजल आया तभी तो आपको पता लगा कि कंपनी ने मना कर दिया, और जो ग्राउंड कंपनी ने मेंशन किया कि इस ग्राउंड पे हमने मना किया, उसमें ग्राउंड भी होगा, रीजंस भी होंगे व्हाई द कंपनी रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर शेयर इन द फेवर ऑफ बी। ये सुनो, अब अगर आप उस ग्राउंड से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उसके बेसिस पर अपील कर सकते हैं। कहां पे? एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ। अपील करने का टाइम पीरियड कितना है? 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम डेट ऑफ गेटिंग द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। जिसे नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिला उसके 30 दिन का। अब क्लियर है? अब देखो लॉ क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर कंपनी ने नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं दिया, पहले तो अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया उसके 30 दिन में अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी ने अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं दिया, एक्चुअली बताइए पहले 30 दिन क्या कंपनी के पास है? किस बात के लिए? या तो रजिस्टर करने के लिए या रिफ्यूज करने के लिए, हाँ या ना? और उसके अगले 30 दिन में अगर रिफ्यूज किया, अगर रजिस्टर कर दिया तो बात ही खत्म होगी। अगर रिफ्यूज किया तो उसके अगले 30 दिन में आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। किसको? एनसीएलटी। ये क्लियर है? अब इन्होंने क्या बोला? अच्छा बताइए, कंपनी यहां पे आपने कंपनी को अप्लाई किया, कंपनी अगर 15 दिन में आपको नोटिस और रिफ्यूजल दे देती है, हाँ दे सकती है ना? 30 तो मैक्सिमम है ना, 15 दिन में अगर दे देती है तो क्या वहीं से आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं? लेकिन कंपनी ने अगर नोटिस और रिफ्यूजल नहीं दिया तो मैक्सिमम कब तक कंपनी नोटिस और रिफ्यूजल दे सकती थी? 30। अब वहां से 30 डे अपील, तो यहां से कितना हो गया? 60। अरे मैक्सिमम कब तक दे सकती थी कंपनी? कई लॉ में ऐसे कंसेप्ट कई जगह है। अगर कोई टाइम पीरियड से, कोई इवेंट से कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे इवेंट क्या थी कि मुझे जिस दिन नोटिस और रिफ्यूजल मिला उससे 30 दिन, लेकिन वो इवेंट ना हो तो क्या वो इवेंट मैक्सिमम कब तक हो सकती थी? कब तक? 30 दिन। वहां से 30 डे अपील, तो शुरू से कितना हो गया? शुरू से कितना हो गया? 60। तो अगर नोटिस और रिफ्यूजल इवेंट की साहब मुझे मिला तो वहां से 30 दिन अपील कर सकता हूं, लेकिन अगर नोटिस और रिफ्यूजल नहीं मिला, इसका मतलब कंपनी मैक्सिमम कब तक दे सकती थी? 30 डेज। तो वहां से फिर कितने अपील करे? 30। तो टोटल शुरू से कितने हो गए? 60। तो लॉ बोलता अगर नोटिस और रिफ्यूजल आया तो जिस दिन मिला उसके 30 दिन अपील कर सकते हैं, नहीं आया तो जिस दिन आपने कंपनी को अप्लाई किया था उससे 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। क्लियर है? मैंने एक बार प्रोविजन खाली समझा। अब मैं एक बात जो समझ, ये मत समझना कि मैं कंपनी जैक को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आप जब लॉ ये बोलता है, ध्यान सुनिएगा, इफ द नोटिस और रिफ्यूजल इज नॉट गिवन देन द transferee can make an appeal to NCLT within how much time? 60 days from where? Date of application to the company, जिसने आपने कंपनी को एप्लीकेशन लगाया था। अच्छा, यहां मान लिया एप्लीकेशन लगाया, यहां से 60 दिन के अंदर, ध्यान सुनिएगा, यहां से 60 दिन के अंदर। अच्छा देखिए, यहां से 60 दिन के अंदर का मतलब क्या? इस मान लीजिए 60 यहां पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या इसमें कभी भी हो सकता है? हाँ है ना? अच्छा, इसका मतलब क्या? जिस दिन आपने कंपनी को अप्लाई किया था उसके 10 दिन बाद भी अपील कर सकते हैं। लिटल मीनिंग, पहले लिटल मीनिंग पकड़िए। सबसे पहले कौन सा रूल लगाते हैं? रूल ऑफ लिटल कंस्ट्रक्शन बताया था, सबसे पहले ये रूल लगाते हैं। इट मींस यहां से 60 दिन के अंदर, तो क्या आपको 10 दिन जिस दिन पूरे हुए, क्या तब भी अपील? लिटल मीनिंग के हिसाब से खाली, क्या आप 10 दिन के अंदर भी अपील कर सकते हैं? हाँ, लिटल मीनिंग। बट क्या ये मीनिंग एब्सर्ड नहीं है? इलॉजिकल नहीं है? क्यों इलॉजिकल है?
भैया पहले 30 दिन तो कंपनी को दिए फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू रजिस्टर और रिफ्यूज। ये सुनो, अच्छा मान लिया आपने 10 दिन में अपील कर दी, यही लॉजिकल बात है, लेकिन कंपनी बोले भाई किस बात पे अपील करो, बोला आप मना करें, बोला हम कहां मना करें, हम तो रजिस्टर करने तैयार है, हमारे पास जो 30 दिन का टाइम लॉ ने दिया रजिस्टर करने के लिए, तुम अभी अपील कर रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? तो इसका एक्चुअली इसका मतलब अगर मैं ले लूं लिटरल मीनिंग, इसका मतलब क्या, जिस दिन आपने कंपनी को अप्लाई किया वहां से 60 दिन, इसका मतलब कहीं भी 60 दिन, ये मीनिंग अगर मैं ले लूं, क्या ये मीनिंग लॉजिकल है इलॉजिकल है? इलॉजिकल है, एब्सर्ड मीनिंग है। तो इसका लॉजिकल मीनिंग क्या हो? अब क्या हो, लिटरल फुल एक फेल हो गया, क्योंकि लॉजिकल मीनिंग आ नहीं रहा, इलॉजिकल, तो क्या करूं? क्या करूं? I can, the transferee can make an appeal to the NCLT within 60 days from the date he has applied, but after the expiry of 30 days. ये सुनो, पहले 30 दिन वेट कीजिए, 30 दिन में अगर कंपनी रजिस्टर करते बात ही खत्म, 30 दिन में नोटिस नहीं आया तो आप शुरू से 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 डे। अब ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने ये बात ऐड कैसे कर ली? बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन टू गेट अ लॉजिकल मीनिंग, टू गेट अ। अब जब मैं पढ़ाता बच्चों को, अब मैं बोलता बेटा इसको ऐसे पढ़ेंगे, सर कहां लिखा हुआ आफ्टर द एक्सपायर 30 डे? तो मैं कहा भाई तुम्हें लॉ पढ़ना नहीं आता भी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये भ्रम फैला दिया जाता है कि लॉ का मतलब अंग्रेजी टू हिंदी ट्रांसलेशन है। मैं बार बोलता भाई लॉ ऐसा नहीं है, नहीं इतने बड़े बड़े वकीलों को लोग इतनी मोटी मोटी फीस क्यों देते लोग? फिर अभी लोग समझ जाते इतनी चीजें हैं, लेकिन लॉ को पढ़ना, मैं बता रहा हूं पढ़ना और पढ़ाना, इसके लिए बता रहा हूं सारे सब्जेक्ट से पार है अगर ढंग से समझोगे तो। अच्छा बताइए आप कितने सब्जेक्ट है जिसमें चेंजेस कभी वंस इन अ वाइल होते हैं? वंस इन अ वाइल होते हैं, ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स में भी चेंज आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी 100 साल में कोई एक चेंज आएगा। ये सुनो, फिजिक्स में कोई चेंज आएगा 50-100 साल में एक बार चेंज आएगा, लेकिन लॉ में क्या कुछ पता है चीजों का? आज जो पढ़ा रहे क्या पता कल चेंज हो जाए, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, इसलिए पता डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये। अच्छा उस दिन एक बच्चा मेरे से पूछा था, अच्छा एक होता है 12th के बाद 5 years LLB होती है, सुना होगा 12th के बाद बहुत सारे बच्चे 5 साल के LLB करने जा रहे हैं। अच्छा एक ग्रेजुएशन के बाद भी LLB होती है, ये तो पता होगा कि साहब, पता ही नहीं इसके बारे में। 2 ऑप्शंस आज के दिन आपको, आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कीजिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स से मतलब नहीं है, उसके बाद आप 3 साल की LLB कर सकते हैं। अच्छा एक चीज है, आपने जितनी भी ग्रेजुएशन डिग्री होती है इसमें बैचलर आता है, BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स, BA बैचलर आर्ट्स, BSc बैचलर ऑफ साइंस। अच्छा जब मास्टर्स करते हैं MCom, MA, MSc मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये सुनो, अच्छा जब आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद फिर LLB बैचलर ऑफ लॉज, वो भी बैचलर डिग्री है, समझ रहे हैं? ग्रेजुएशन के बाद दूसरी बैचलर डिग्री। कहने का मतलब ये है कि लॉ समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए, समझ चाहिए, इसलिए एक ग्रेजुएशन के बाद वो फिर ग्रेजुएशन, वो मास्टर नहीं है, और मास्टर है तो उसका LLM होता है, मास्टर ऑफ लॉज, LLM LLB के ऊपर होता है, पहले 3 साल की LLB फिर 2 साल का LLM। और जो 5 years वाला ये कि साहब इसमें 1 साल बच जाता है, 1 साल बच जाता है, क्योंकि पहले ग्रेजुएशन करोगे 3 साल वो, और प्लस फिर 3 साल, टोटल कितने लगे 6, लेकिन 5 year 12th के बाद क्या हो गया, 1 साल आपका बच गया। ठीक है, ये कंसेप्ट इधर कुछ सालों में शुरू हुआ है, जब मैंने LLB की थी तो 5 year LLB कंसेप्ट ही था, जो भी LLB करना ओनली आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन, हमने भी ग्रेजुएशन के बाद ही की थी, ठीक है, था ही नहीं, कंसेप्ट नहीं था। तो इससे क्या पता लग रहा है, एक ग्रेजुएशन के बाद दूसरा ग्रेजुएशन, वो भी मास्टर डिग्री नहीं है, वो भी बैचलर डिग्री है, क्योंकि पता है कि साहब लॉ पढ़ने के लिए मैच्योरिटी चाहिए, दुनिया भर की समझ चाहिए। मैं क्यों बोलता अखबार पढ़ो, जब समाज ही नहीं समझ है, समाज की चीजें नहीं पता है, आप लॉ नहीं समझ सकते उतने अच्छे से। मैं क्यों बोलता हूं कि भाई इसके पीछे एक पर्पस है मेरा कि साहब आप जितना समझोगे समाज को ना, समाज के लॉ है। इनफैक्ट हर चीज आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारे समाज में कहीं ना कहीं जाएगा, उसको अप्लाई। अच्छा आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, अच्छा बिजनेस वर्ल्ड की ABCD नहीं पता, और जितने भी कॉमर्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ये सब कहीं ना कहीं बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड है, हाँ है ना? और बिजनेस वर्ल्ड को समझना चाहिए आपको कि बिजनेस का कंसेप्ट क्या होता है, अब पता है नहीं, अब हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स, तो होता क्या है, चीजें समझ ही नहीं आती, उतने अच्छे से नहीं समझ में आती जितने अच्छे समझ में आ सकती है अगर थोड़ी सी आप बिजनेस वर्ल्ड की समझ को भी बढ़ाने लग जाए। अच्छा अखबार पढ़ेंगे तो उसमें क्या बिजनेस वर्ल्ड की चीजें भी आती हैं, हाँ है ना? तो हर चीज में मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट। अब हमने कहां तक सोचा हुआ है वो एक दिन में तो मैं नहीं बता सकता, मैंने बोला धीरे धीरे आप मेरे को समझेंगे, अब मैं आपको समझूंगा, समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम देंगे तब पता लगेगा कि साहब क्या बातें होने वाली है। हड़बड़ा जाएगी साहब 2 दिन के अंदर, 4 महीने में जो चीज सिखाएंगे वो 2 दिन में आपको कैसे पता लग जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए यहां लैंग्वेज देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, द ट्रांसफरी
ये तो पहले वही सब बातें दे रखी है। द ट्रांसफर में अपील टू द एनसीएलटी अगेंस्ट द रिफ्यूजल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस। आ गया? इफ इन केस नो नोटिस हैव बीन सेंट बाय द कंपनी, then appeal may be made within a period of 60 days from the date on the instrument of transfer, that is share transfer delivered to the company. अगर नहीं है तो जिस दिन आपने कंपनी को भेजा था उसके 60। अच्छा, इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन तो ये आ रहा है कि अगर यहां भेजा था और ये 60 दिन का समय है, इसका मतलब हम यहां पे किसी भी समय कर सकते हैं, यहां से यहां। लेकिन देखा जाए ये अगर 30 है तो क्या होगा? अगर यहां करोगे विल इट बी एब्सर्ड मीनिंग और नॉट? ये सुनो, इलॉजिकल, ये सुनो। तो हमारा सही इंटरप्रिटेशन क्या होगा? विद इन 60 days फ्रॉम हियर बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 days। बट ये लिखा हुआ कहां है? हमने मीनिंग कैसे निकाल लिया? बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब क्या समझ में आया कि लॉ खाली शब्दों से नहीं पढ़ा जा सकता, ये लिखा हुआ थोड़ी है कहीं भी, लेकिन हमने मीनिंग निकाला और यही सही मीनिंग है। समझ आ रहा है? पक्का ना? लग रहा है कि लॉ भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखिए बहुत, मैं बार बार, लेकिन जिनको सही चीज पकड़ में आ जाए, तो जिसको पकड़ में आ जाएगी ना उसको मजा आएगा, लिटरली मजा आएगा, बहुत मजा। ये सब क्या क्या चीजें हैं और हम तो पता नहीं क्या लॉ को रटने का समझ रहे थे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड एक्सेप्शन। हम क्या पढ़ रहे थे? केसेस वेयर द लिटरल रूल फेल्स। तो दो केस कौन से हो गए? इफ द लिटरल मीनिंग इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, दूसरा इफ द लिटरल मीनिंग इज एब्सर्ड, इलॉजिकल। दोनों ही केस में किस रूल ने हेल्प की है? दोनों ही सिचुएशन में किसने हेल्प की है? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। क्लियर? नाउ कमिंग टू थर्ड केस। If the words or expression used in technical sense, if the words expression used in technical sense, किस में यूज हुए? टेक्निकल सेंस में यूज हुए। व्यवसाय क्लास आज नहीं है ना? ठीक है, 5-10 मिनट कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं वो तो हेवी हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ठीक है, 5-10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट में छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए, इफ द वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज इन टेक्निकल सेंस। अच्छा, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, टेक्निकल सेंस हमें कैसे पता लगता है कि साहब कोई चीज टर्म और एक्सप्रेशन वहां यूज हो रखा है? टेक्निकल सेंस कैसे पता लगता है? बताया था, उसकी डेफिनेशन दे रखी है। याद है, अभी प्रिजम्पशन लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि जनरली लिटरल मीनिंग लेना है, लेकिन अनलेस अदरवाइज डिफाइंड, बताया ना। इसका डेफिनेशन दे रखी, इसका मतलब क्या? टेक्निकल मीनिंग ही लेना वहां पे। क्या वो डिक्शनरी मीनिंग चलेगा? टेक्निकल मीनिंग, टेक्निकल। तो उस केस में तो जो टेक्निकल मीनिंग दे रखा है, जो डेफिनेशन दे रखी है आपको, वो डेफिनेशन से ही आपको पता लग जाएगा। डेफिनेशन टेक्निकल मीनिंग दे रखा है एंड आप उसके हिसाब से चलना है। इज दैट क्लियर? मैंने बताया था, इसलिए तो लॉ में इतने सारे वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज होते हैं, सबकी डेफिनेशन थोड़ी दी होती है, कुछ कुछ शब्दों की, कुछ कुछ एक्सप्रेशन की दी होती है। इसका मतलब लॉ मेकर्स, लेजिस्लेचर, उनके क्या चाहता था? टेक्निकल मीनिंग। तभी उनको पता कि सबसे पहले रूल कौन लगा, क्या लगाएंगे? रूल ऑफ लिटरल कंसर्न। अच्छा, तो ये क्या लेजिस्लेचर ने भी ये रूल्स अप्लाई यूज करके ही लॉ बनाया है? हाँ या ना? इसका मतलब क्या हम भी वही रूल को अप्लाई करके समझेंगे तो क्या हम लेजिस्लेचर की मंशा, वो जो चाहता था, क्या वहां अचीव कर लेंगे? ये सुनो। अच्छा, मैं कई बार बच्चों को मजाक बोलता हूं, बेटा मैंने यहां पे मान लिखा 5 × 6 30। आपने समझ लिया सर ये क्या है, तो समझ गया, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा बताइए, मेरी ये बात आपको कैसे समझ में आई? मैंने एक सर्टेन रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाया, आपने भी वही रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैंने वो लगा के लिखा, आपने वो रूल्स को अप्लाई करके समझा। क्या मेरी बात इफेक्टिवली आप तक कम्युनिकेट हो गई? लेकिन किसी मान लिया कोई इलिटरेट आदमी जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, वो समझ जाएगा, मैं लिख दूंगा समझ जाएगा। इसका मतलब क्या है? मैं तो वो रूल लगा रहा हूं, लेकिन जो समझ रहा है उसको उस रूल की जानकारी नहीं है, वो समझ ही नहीं आएगा। ये हुआ ना। इसी तरह से लेजिस्लेशन ने भी इन सारे रूल्स और प्रिंसिपल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया है। ये सुनो, मैंने बताया ना सब, कई बार क्या होता है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब लेजिस्लेचर को क्या पता था कि जो बताया था उसमें लिखा था विद इन 60 days फ्रॉम द डेट यू हैव अप्लाई टू द कंपनी। उनको क्या पता था कि साहब इसमें ये मीनिंग निकल आ जाएगा। कई बार होता है, हो जाती है बाय मिस्टेक। तो इसका मतलब अभी भी हम वो मीनिंग वही ले लें कि साहब विद इन 60 days कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम पर्पस, हम क्या कर रहे हैं? एब्सर्ड मीनिंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? क्या इससे क्या क्या इस बात को जस्टिफाई करता है कि साहब हमें रूल्स और प्रिंसिपल्स चाहिए एंड टू डू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स? नहीं तो क्या होता, हम उल्टे सीधे मीनिंग निकालते रहते हैं।
लेजिस्लेचर ने सोचा नहीं था, हम ऐसे तो मीनिंग भी निकाल देते, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती। लेकिन आपने रूल्स दे रखे हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए कि भाई कुछ गड़बड़ हो भी गई है, कुछ लैंग्वेज में कमी रह भी गई है, फिर भी हम मीनिंग सही निकालें। आई होप दिस क्लियर एवरीवन। ये सुनो, अगर टेक्निकल सेंस का एग्जांपल देता हूं तो तीसरा एक्सेप्शन क्या हो गया, अगर कोई टर्म एक्सप्रेशन टेक्निकल सेंस में यूज हुआ है तो उस केस में हमें वहां टेक्निकल मीनिंग ही लेना है, नॉट द लिटरल मीनिंग, नॉट द लिटरल मीनिंग। क्लियर? अब देखिए इसका टेक्निकल का मैं एग्जांपल आपको एक देता हूं, देखिए। अच्छा, आम जिंदगी में हम बोलते हैं कोई बंदा किसी कंपनी का मैनेजर है, तो क्या ये बहुत सीनियर पोस्ट होती है? कंपनी में टॉप लेवल का बंदा है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, बहुत सारे मैनेजर होते हैं। इनफैक्ट उसके बाद आप जब मैनेजर से ऊपर तो आपको कई बार देखोगे डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डेप्यूटी, फिर एडिशनल, फिर जनरल मैनेजर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर डायरेक्टर, बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है। इस आम जिंदगी में मैनेजर टर्म जो डे टू डे मीनिंग है, पॉपुलर मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग, इट्स नॉट अ वेरी सीनियर पोस्ट, एट द मोस्ट कह सकते हैं मिडिल लेवल, नॉट जूनियर भी नहीं है, बहुत सीनियर भी नहीं है, मिडिल लेवल। ये सुनो, लेकिन अब ध्यान देखिए, कंपनी लॉ में जो बोलते हैं मैनेजर ऑफ कंपनी लॉ में, तो वहां मैनेजर का एक टेक्निकल मीनिंग दे रखा है, और उस मीनिंग से हमें ये पता लगता है कि साहब ये तो बहुत सुपर पोस्ट है, बहुत टॉप पोस्ट है। उस मीनिंग से वो डेफिनेशन देखिए, कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन ऑफ मैनेजर देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 53 में, एंड मैं पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, उस डेफिनेशन से ये बात पता लगती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी कैन हैव ओनली वन मैनेजर एट ए टाइम, मतलब उसके बराबर कोई दूसरा नहीं हो सकता। अच्छा, कंपनी लॉ बोलता, अच्छा एमडी बोलते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या ये बहुत सीनियर पोस्ट है? हाँ ना, कंपनी का एमडी। अच्छा, कंपनी लॉ के हिसाब से एक कंपनी में एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं, और होते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह होते हैं, लेकिन केसेस में मिल गया एक से ज्यादा एक कंपनी में एमडी हो सकते हैं। आम जिंदगी में लोग सोचते हैं एमडी तो एक ही हो, ऐसा नहीं है, कई कंपनी। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी दोनों भाइयों में अलग अलग हो गए, लेकिन जब ये अलग हुए थे उससे पहले ये दोनों भाई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के एमडी थे, दोनों भाई। खाली फर्क ये था, मुकेश अंबानी वाज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड अनिल अंबानी वाज वाइस चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों थे, एक चेयरमैन के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर था और एक वाइस चेयरमैन। गूगल पे सर्च करके देख लें, जब ये उससे पहले, जब ये भाई अलग हो, उससे पहले की बात बता रहा हूं। एक्चुअली इसका मतलब एक कंपनी में एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा मैनेजर नहीं हो सकते। ओनली अ कंपनी कैन हैव ओनली वन मैनेजर एट ए टाइम। मुझे बताइए किसकी पोजीशन ज्यादा पावरफुल हुई, मैनेजर की एमडी की? मैनेजर की एमडी की। भाई एमडी के पैरेलल दूसरा एमडी भी हो सकता है, बट इसके बराबर कोई नहीं हो सकता, तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? मैनेजर। इसका ये मैनेजर जो कंपनीज एक्ट में हम बात कर रहे हैं और एक आम जिंदगी में जो हम टर्म यूज करते हैं, क्या दोनों में जमीन आसमान का फर्क है? हाँ है ना। अब सोचिए आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं और कंपनी लॉ में मैनेजर टर्म आ रहा है, और आप वहां पे डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, पहले तो ये बोलते थे रूल ऑफ लिटरल, वो ले रहे हैं, पॉपुलर मीनिंग, डे टू डे मीनिंग, लेकिन यहां पे टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है और आप वो यूज नहीं कर रहे। क्या आप सब गलत सलत इंटरप्रिटेशन करने लग जाएंगे? अच्छा बोलेंगे कंपनी कहना है बोली, बच्चा बोलेगा ये कैसे पढ़ा रहे हैं सर, हमारे पापा तो एक जगह नौकरी करते हैं, पापा भी मैनेजर है, कई और सारे मैनेजर हैं, पापा के एक फ्रेंड है वो भी मैनेजर उसी कंपनी में, आइए कैसे पढ़ा? गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ क्या हो रही है? वो टर्म टेक्निकल सही में यूज हो रखा है और आप क्या ले रहे हैं? लिटरल मीनिंग ले रहे हैं, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है। और आपको जब टेक्निकल सही में यूज करते हैं तो डेफिनेशन दे रखी है, एंड जो मतलब जो आपको डेफिनेशन नहीं दे रखी इसका मतलब ही वो अनलिटरल सेंस है। लेकिन जब डेफिनेशन दे रखी तो भूल जाइए डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है, भूल जाइए हम आम जिंदगी में क्या समझते हैं। डेफिनेशन लॉ में देते ही उसी चीज की है जिसकी वो क्या चाहते हैं, टेक्निकल मीनिंग। तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली गो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। आप अपने मन से तुक्के नहीं मार सकते, इसलिए बच्चों को हम बोलना पड़ता है। मैं मालूम कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, बोलना पड़ता है बेटा आम जिंदगी में जो मैनेजर समझते हो उसको मत समझ लेना, ये वो नहीं है, ये डिफरेंट चीज है, इसका टेक्निकल मीनिंग देगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको समझना है। अच्छा उससे समझेंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन आप वहां डे टू डे मीनिंग लगाएंगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। समझ आया ही नहीं आया? अच्छा इसका मतलब क्या? देखो कैसे चीज को पढ़ते हैं समझते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे हर चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब नेट पूरा एक कंक्लूजन निकाल देते हैं। हम कोई भी लॉ के प्रोविजन को इंटरप्रेट कर सबसे पहले कौन सा रूल लगाना है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। वो रूल क्या कहता है? जो भी वर्ड्स, एक्सप्रेशन, फ्रेजेज उस लॉ के प्रोविजन यूज हुए हैं, इंटरप्रेट अकॉर्डिंग डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, डे टू डे मीनिंग। ये सुनो, लेकिन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में लिटरल रूल फेल हो जाता है। कौन से? एक, इफ द लिटरल मीनिंग इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस। कौन सा रूल की हेल्प लेंगे? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। वो क्या बोलता है? इफ द लिटरल लैंग्वेज इज नॉट क्लियर, इंटरप्रेट द लॉ रेशियो लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द पर्पस। दूसरा कौन सा केस जहां लिटरल रूल फेल होता है? इफ द लिटरल मीनिंग एब्सर्ड, इलॉजिकल,
देन अगेन रीजनेबल रूल वो टेक दैट मीनिंग विच इज लॉजिकल, टेक दैट मीनिंग विच इज लॉजिकल। पहले दो प्रॉब्लम में रीजनेबल रूल इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई टर्म एक्सप्रेशन अगर टेक्निकल सेंस में यूज हो रखा है देन टेक ओनली टेक्निकल मीनिंग, नॉट द। और वो कैसे पता है कि टेक्निकल सर? डेफिनेशन दे रखी है, इसका मतलब इंप्लाइड है कि वो टेक्निकल सेंस में। डेफिनेशन उन्हीं चीज की दी जाती है जो टेक्निकल सेंस में आपको समझना है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हमने कोई वर्ड कोई लॉ के प्रोविजन, बेटा बातें नहीं, 2 मिनट, ठीक है बेटा। पीछे मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे हथियार डाल चुके हैं, सर आप कुछ भी बोलते हो और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा भाई बता, हमेशा क्लास में अगर आप देखो एक चीज है, एक लाइन सुनोगे इंग्लिश में, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन फोर्स हिम टू ड्रिंक वाटर। भैया मैं पढ़ा सकता हूं, समझे कि किसी ने अगर कसम खा रखी है कि मुझे लॉ पढ़ना ही नहीं है, तो भैया ब्रह्मा जी भी आके नहीं पढ़ा सकते। किसी ने अगर कसम खा रखी है, ब्रह्मा बताओ ना कुछ आप, आप बोलते क्रिएटर, बोलते नॉलेज क्रिएटर, ठीक है। तो आपको बुद्धि, बुद्धि का जो बोलते हैं सरस्वती तो अलग है, लेकिन बुद्धि जो बोलते हैं ब्रह्मा, ठीक है। एंड जो क्रिएटर, क्रिएटर मतलब बुद्धि, नॉट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो बोला क्रिएटर भी आ जाएगा ना, कुछ नहीं हो सकता अगर कसम ही किसी ने खा ली कि मुझे समझना नहीं है। और 10-15 मिनट में ये तो साइकोलॉजिकल होता है, ये 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। अरे 10-15 मिनट में क्या आफत आ जाती है? मैं एक चीज पूछता हूं क्या आफत आ जाती है? ऐसा कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल ज्यादा है कि हमने दिमाग में बैरियर बना रखा है। 1 घंटे से ज्यादा तो हम बैठ, भैया अपने ऊपर खुद ही आपने लिमिट लग, मतलब अब इंसानों ने, मैक्सिमम लोगों ने अपने ना कैपेबिलिटी जो खुद रोक रखा है। और जिस दिन आप बोलोगे ना कि मैं आई कैन डू अनलिमिटेड थिंग्स, देखना आप करने लग जाओगे। लेकिन आप, अच्छा बच्चे मैक्सिमम बच्चों मैंने देखा इतना पढ़ना है, मेरे से तो होगा ही नहीं, हो गया काम। आपने क्या किया? आपने क्या किया? अपने ऊपर लिमिट लगा दी है। इतना पढ़ूंगा दिमाग ही फट जाएगा। भाई साहब कुछ नहीं फटने वाला। दिमाग की तुम कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को जानते ही नहीं हो। पता है मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स दे डोंट यूज इवन 1% ऑफ द पावर ऑफ द ब्रेन। इवन 1% भी यूज नहीं करते मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स। सोचिए अगर आप 1-8%, 2-3% यूज करते आप जीनियस हो जाएंगे। 100% भूल जाओ तो बहुत अलग बात है, तो हो सकता है सही में दिमाग फट जाए। ठीक है। लेकिन तो ये दिमाग में पावर बहुत है। कई बार इतना याद करना है, इतना, ये तो अच्छा पहले ही सरेंडर, हथियार पहले डाल दिए। कोशिश तो करो यार, सुनो ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो कोशिश ही नहीं करते, पहले हथियार डाल गए, मेरे से होगा ही नहीं। कैसे होगा भैया? पहले लाइन ही आपके मुंह से ही निकलते, मेरे से होगा ही नहीं। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो पहले ये तो बोलो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दो कि हम करेंगे, ठीक है, जो भी इसके लिए करना हम करेंगे, मेहनत करेंगे। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हो? सब होगा। ये सब दिमाग के, बोले अपने बॉटलनेक्स बोलते हैं, बॉटलनेक, कि अपनी रुकावट खुद पैदा कर रखी है। किसी और ने रुकावट नहीं पैदा करेगी, आपने खुद रुकावट पैदा करेंगे। मेरे से ये नहीं होगा। मैं ऐसे लोग, कई बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, उनको लॉ बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि लैंग्वेज सारी इंग्लिश में है, तो उनको और मुश्किल लगता है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनको लॉ कंपैरेटिव टू दो स्टूडेंट जो हिंदी इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं और मुश्किल लगता है। उसमें एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है। मैं उनको बताता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम पढ़ी है और वो इंग्लिश की बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं 500-500 पेज की, और पूरे मार्केट में उसकी जबरदस्त डिमांड है। अच्छा उसने अपनी कमी को क्या किया? ओवरकम किया ना। मेहनत भी की होगी उसने, ऐसा तो नहीं कि नहीं की होगी। अभी कल परसों मैं कहीं सुन रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुना? अच्छा नोबेल पुरस्कार मिला था, किस चीज के मिला था? अरे किस चीज के लिए मिला था? नेशनल एंथम, वो उसके लिए थोड़ी मिला था। उन्होंने एक पोयम लिखी थी और वो पोयम इंग्लिश में। अब एक बात बताऊंगा, सुन के हैरान रह जाओगे। ही नेवर वेंट टू द स्कूल। पहली क्लास में गए थे और उनके फादर शायद कोई बहुत सीनियर लॉयर थे। वो आगे पहली क्लास के आगे बात बोले कि पापा मुझे स्कूल नहीं जाना। बोला तेरा नहीं मन लगता? बोला नहीं मुझे मन लगता। बोला कोई बात नहीं। पहली क्लास, कई बच्चा बोलते हैं अरे हमारे पापा तो ऐसे नहीं है। ठीक है तो पहली क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। अच्छा उन्होंने इंग्लिश सीख ली। अच्छा पहले वो हिंदी में लिखा करते थे, बंगाली में लिखते थे। उन्होंने एक बंगाली में पोएम लिखी थी। तो क्या हुआ कि सब वो बंगाली, लेकिन क्या वो बाद में उनको लगा कि भाई अच्छा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यूरोप अमेरिका, क्या वो ज्यादा उन्हीं तरह के उन लोगों की उस लैंग्वेज की जो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये सुनो, तो किसी की नजर पड़ गई थी, किसी बहुत फेमस, वो भी आपको पोएट था, उसकी नजर उनकी बंगला पोएम पे चल गई थी।
कि साहब आपने लिखा तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन क्योंकि बंगाली लैंग्वेज में तो पूरा वर्ल्ड इसको अप्रिशिएट नहीं करता, आप इंग्लिश में लिखिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर इंग्लिश सीखी और उसके बाद इंग्लिश में पोएम लिखी और उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो सोच के देखिए, जिस आदमी कभी स्कूल नहीं गया, वो अंग्रेजी इतनी जबरदस्त, पोयम लिखना कोई बड़ी बात, उसमें तो लैंग्वेज इतनी जबरदस्त होती है, उसको नोबेल पुरस्कार। तो आप अपने ऊपर आपने खुद ही रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम वो नहीं, हम तो छोटी सी बात बोल रहे हैं कि थोड़ा अंग्रेजी कमजोर, उसको बेटर कर लो। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। इंसान में बोलते हैं अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड काम करने की क्षमता है, लेकिन ज्यादातर इंसान का कर क्यों नहीं पा रहे? उन्होंने खुद को अपने आप को रोका हुआ है, किसी और ने नहीं रोका, उन्होंने खुद को रोका हुआ है। अच्छा, हम 100 बहाने बनाते हैं, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत किसके साथ नहीं भाई? किसी कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत है। अच्छा, जिसका दिक्कतें ज्यादा है उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इतना ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, एकदम हो सकती है। ये दिमाग में मत बिठाइए हो नहीं सकता, हो सब सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज बताइए, मैंने अपना बैकग्राउंड बताया था, मैं आपको ग्रेजुएशन तक साइंस पढ़ा, तो मुझे बताइए हमने कभी भी लैंग्वेज ओरिएंटेड कोई सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा होगा? साइंस मतलब जाते सारा कुछ कंसेप्ट और कारी कैलकुलेशन जैसे चलता है, लैंग्वेज। उसके बाद मैंने सीएस भी की, एलएलबी भी की, सारा लॉ ही लॉ पढ़ा, और आज मैं लॉ ही खाली पढ़ाता हूं। एक चीज बताइए, क्या कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को ओवरकम किया? मैं जब पहले सीएस की क्लासेस में बैठता ना, तो मैक्सिमम बच्चे तो कॉमर्स स्ट्रीम के होते थे क्लासेस में, और हम कुछ बच्चे होते थे जो नॉन कॉमर्स है या तो साइंस या आर्ट्स से, तो हमें डिफिकल्टी आती थी शुरू में, ऑब्वियसली आई, क्योंकि जब कुछ बात होती है क्लास में, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये तो बहुत बच्चे थोड़ा समझते थे, क्योंकि उन्होंने कॉमर्स में कहीं ना कहीं बीकॉम में, और हमारे समय मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएशन के बाद सीएस करते थे, तो उनको समझ आता था कुछ कुछ बातें हो रही है। लेकिन हमें तो कुछ पल्ले नहीं पता, हमने तो जिंदगी में नाम ही नहीं सुने उन चीजों के। अकाउंट्स पढ़ना है, डेबिट क्रेडिट, टैक्स पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ा था। अच्छा, हमारे समय में जब ग्रेजुएशन के बाद लोग सीएस करते थे, तो ग्रेजुएशन जिसने बीकॉम में किया है उसने टैक्स भी पढ़ा है ना, उसने अकाउंट से पढ़ा है, उसने लॉ भी पढ़ा है, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो क्या शुरू में दिक्कत नहीं आई होगी? एकदम आई होगी। लेकिन बाद में ऐसा हो गया था, क्लास के बच्चों को हम पढ़ाते थे, तो हिम्मत नहीं छोड़ी ना। कई लोग बोलते सर कैसे, मैं कहा हिम्मत तुम हार जाओगे, क्यों नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ी। शुरू में दिक्कत आती थी, लेकिन हमें लगा कि यार ऐसा नहीं है, तरीका समझा क्या चीज है, कैसे है, धीरे धीरे हम फिर बच्चों को बताने लगे कुछ टाइम के बाद, जो कॉमर्स के बच्चे थे। तो ऐसा कुछ नहीं, मन का एक होना हमने मन में बांध रखा है, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं सकता यार? तो सीखना है, बोला ये सब चीज एक सोच होती है, और सोच रोक देती है। और जिस दिन सोच लो करना है करूंगा, वॉट एवर मे कम आई विल डू इट, ये एक अप्रोच है। वॉट एवर मे कम, कुछ भी हो जाए मैं करके दिखा दूंगा। ये जिसमें जज्बा है ना, वो सब कुछ कर देगा। और जज्बा ही नहीं है तो फिर पहले बोलते ना, पहले तो एक अंदर से वो। और एक चीज और बता दूं, ये आजकल जो यूट्यूब पे जो चले ना कि मोटिवेशनल स्पीकर, एक लाइन बताता हूं, सुनिए ध्यान से। नो वन कैन मोटिवेट यू, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। कोई आपको टेम्परली मोटिवेट कर सकता है, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। परमानेंट मोटिवेशन अंदर से आता है। ये आजकल जो चला है ना प्रचलन की यूट्यूब, सब हम देखते हैं बच्चे बोलते हैं सर हर दिन है ना हम आपके 2 घंटे मोटिवेशन की वीडियो देते हैं। 2 घंटे वीडियो देखते हैं, कितने मोटिवेट? आधा घंटा। मतलब पागल हैं। अच्छा, ये दुकानें खुली हुई हैं तो मालूम नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, पहले को मोटिवेशन स्पीकर होते थे, आजकल क्या कंसेप्ट हो गया है, हर चीज दूसरा करेगा मेरे लिए, हर चीज दूसरा करेगा, मैं अपने आप नहीं करूंगा। भैया दूसरा कैसे मोटिवेट कर देगा? इम्पॉसिबल चीज है। एक लड़की है ईरा सिंगल, एंड ईरा सिंगल हैंडीकैप्ड है, व्हील चेयर पे है, ठीक है। शी गॉट रैंक 1 इन आईएएस, रैंक 1 इन सिविल सर्विसेज, हैंडीकैप्ड है, इतनी छोटी सी, इतनी शॉर्ट हाइट, और हैंडी, वीडियो देखना उसके यूट्यूब पे, एंड शी इज रैंक 1 इन सिविल सर्विस एग्जाम। बोले अपने, और जब वो ऑफिस में जाती है ना, कई बार उसको लगा, कहीं उसके जो ना क्या होता है ना, किसी की हाइट कम होती है, हैंडीकैप्ड है, तो उसके सबऑर्डिनेट जूनियर उसको लाइटली ले लेते हैं। बोले कई बार ऐसा हुआ कि लोगों को लगा, लेकिन अब मेरे सामने कोई मेरा जूनियर या कोई, कमांड इतनी है, बात करती है लगता है धड़का देगी, आवाज इतनी बुलंद है। उस लड़की ने सोचे सारे बैरियर्स तोड़ के नंबर 1 रैंक इन इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, नंबर 1 रैंक। ये तो अभी की है, मेरे साथ 3-4 साल, 4 साल, 5 साल पहले बनी है, एंड अभी की बात, रिसेंट बात बोला हूं। तो क्या बातें करते हैं यार, हमने अपने आप को रोक रखा है, हमने रोक रखा, नहीं तो अदरवाइज चीजें बंदा सोच लेना सब कुछ हो सकता है। एनीवे, देखिए लास्ट बात
कि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन नेट रिजल्ट क्या निकला। हम कोई भी लॉ पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा रूल लगाएंगे, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, क्लियर, वो रूल लगाएंगे। अच्छा वो रूल लगाएंगे, अगर आपको मीनिंग पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है रीजनेबल रूल, अगर मीनिंग एब्सर्ड आ रहा है रीजनेबल रूल, अगर टेक्निकल सेंस में, वो मुझे कैसे पता लग गया, अगर उसकी कोई डेफिनेशन दे रखी है तो हम लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे, क्लियर। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी समस्या नहीं है, न मीनिंग इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, न लिटरल मीनिंग इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, इट इज नॉट इलॉजिकल, नीदर एनी टेक्निकल डेफिनेशन इज गिवन, क्या करेंगे, विल स्टिक टू द लिटरल रूल, जो लिटरल मीनिंग आ रहा है हम वही फॉलो करेंगे। समझ आया? एक बार 2 मिनट के अंदर मैं आपको बुक से पढ़वा देता हूं, आपको देखिए। Rule of literal construction. According to literal rule of construction interpretation statute, the words, phrases and sentences of statutes are ordinarily to be understood. बेटा बातें नहीं, in their natural ordinary। देखो मैं आपको हर तरीके से कोऑपरेट कर, अगर आपको ऐसे बात करना है तो प्लीज, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे को इस बात से बड़ी इरिटेशन है। मैं अगर 100% क्लास में तो मैं भी आपसे 100% एक्सपेक्ट करता हूं। अच्छा अभी क्लास चलते चलते 2 मिस कॉल, 3 मिस कॉल, 5 मिस कॉल, कुछ भी आया, इवन मेरे घर से भी आया, मैं नहीं उठाऊंगा। तो मैं क्लास में 100% देता हूं, तो मुझे आपसे भी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे तो फिर मैं जो देना चाहता हूं वो मिलेगा भी नहीं। देखिए, इन देयर नेचुरल ऑर्डिनरी पॉपुलर ग्रामेटिकल मीनिंग, अनलेस सच अ कंस्ट्रक्शन, सच अ इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन लीड्स टू एन एब्सर्डिटी और द कंटेंट और ऑब्जेक्ट सजेस्ट अ डिफरेंट मीनिंग। क्या ये दोनों एक्सेप्शन बता दिए? अगर वो मीनिंग लिटरल मीनिंग या तो एब्सर्ड है या पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, तो इस केस में आपको फिर लिटरल रूल आप नहीं फॉलो करेंगे। अच्छा ये लिखा हुआ एडजेक्टिव्स, नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर, ये सब एक ही बात है, इंटरचेंजेबली एक ही बात है। लिखा ना नेचुरल मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, दे मीन द ग्रामेटिकल और लिटरल मीनिंग। इन सब वर्डों का मतलब है ये नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर का मतलब ग्रामेटिकल मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग। लिटरल मीनिंग एक्सेप्ट व्हेन द वर्ड्स आर यूज्ड इन टेक्निकल सेंस, बिकॉज़ टेक्निकल वर्ड्स, क्या तीसरा एक्सेप्शन आ गया, है ना, ये टेक्निकल वर्ड्स है तो वहां पे भी टेक्निकल मीनिंग लेंगे। तो एक एक्सेप्शन तो ये आ गया आपका एब्सर्डिटी वाला, दूसरा पर्पस वाला, ऑब्जेक्ट पर्पस एक ही बात है, तीसरा टेक्निकल सेंस। नॉर्मली वेयर द वर्ड्स ऑफ स्टैच्यू आर यूज्ड देमसेल्व्स क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या था, नॉट क्लियर, अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर, उल्टा हो गया ना, एम्बिगुअस इज नॉट क्लियर एंड अनएम्बिगुअस इज क्लियर। अच्छा नॉर्मली वेयर द वर्ड्स ऑफ स्टैच्यू आर देमसेल्व्स क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, देन दीज वर्ड्स शुड बी कंस्ट्रूड, कंस्ट्रूड मींस इंटरप्रेटेड। कंस्ट्रक्शन से क्या बना है, कंस्ट्रूड, दे शुड बी इंटरप्रेटेड। अब ये क्या होगा, बाद में पढ़ेंगे सर ये क्या है, ठीक है। दे शुड बी कंस्ट्रूड, दे शुड बी इंटरप्रेटेड, अंडरस्टूड, interpreted, understood in their natural and ordinary sense, and it is not open to the court adopt any। इस अगर एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई पर्पस अगेंस्ट नहीं जा रहा, सब कुछ ठीक है, तो क्या हम ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग लेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। This principle is contained in the Latin maxim absoluta sententia expositia non indigest, which literally means an absolute sentence or preposition need not any expositor। मतलब क्या है, जो चीज एकदम क्लियर है एंड कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई पर्पस का अगेंस्ट नहीं जा रहा, कोई एब्सर्ड मीनिंग नहीं दे रहा, कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है, तो वहां पे अलग से कुछ नहीं लेना, जैसा लिखा हुआ एज इट इज आपको समझना है, एज इट इज। अच्छा इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, क्या ये लैटिन है, ये भी याद करने हैं, क्यों? अच्छा मान लिया हम ये याद नहीं किया, आपने एग्जाम में आ गया कि साहब एक्सप्लेन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन दिस लैटिन मैक्सिम। उसने डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, क्या बोला, एक्सप्लेन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बेस्ड ऑन दिस लैटिन मैक्सिम, ये लिख दिया, और आपको ये पता ही नहीं क्या चीज है, हो गया काम, हो गया ना, ठीक है। फिर अगल बगल से पूछोगे, अरे ये क्या है, होता ना, फिर वो एक दूसरे की सहायता लेना शुरू कर देते हैं। ये सब गड़बड़ क्यों होती है, हम सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कहां का ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है, कोई क्वेश्चन में फंस जाओगे नहीं तो आपको, ठीक है। इन अदर वर्ड्स प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। अगर वर्ड्स एकदम प्लेन है, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन, जो जैसे है वैसे मीनिंग लेना है। इन सिंपल वर्ड दिस रूल मीन्स टू गिव सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फेयर मीनिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। लेकिन 3 सिचुएशन कौन कौन सी, पर्पस के अगेंस्ट, एब्सर्ड और टेक्निकल मीनिंग, वो पहले ऊपर आई गया। रूल ऑफ रीजनल का इसका एक टेक्निकल लैटिन में नाम के डॉक्ट्रिन ऑफ अर्ट रेस मैगिस वैलिड क्वाम पैरेट, ये भी याद करना है साथ में। कुछ फिर यही बात, घबराना नहीं है, एकदम हो जाएगा,
2 बार 4 बार आप करोगे, लिखोगे, सब हो जाएगा। ना बोलना मत शुरू करो, पहले बता, पहले ना, ये इसकी तो शक्ल ही बहुत खराब लग रही है। देखिए, मैक्सिम ट्रेस मैगिस वेलियम क्वारिपरेट। देखिए, मैंने हमेशा जिंदगी में मेहनत की है और मैं हमेशा बच्चों से मेहनत करवाने में बिलीव करता हूं। टाइम पास करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, मैं साफ बता रहा हूं। कई लोग होते हैं साहब जिनको जिंदगी में कुछ नहीं करना, खाली टाइम पास करना है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। और ऐसे लोगों में बता दूं, अगर आप टाइम पास करने का एटीट्यूड रखते हैं तो आप सीए बन भी नहीं पाएंगे। मैं पहले बता दूं, सीए इज नॉट ए इजी कोर्स कि आप कोई मुंह उठा। अगर इतना इजी होता ना तो सारे जितने बच्चे सिंपल बीकॉम कर रहे हैं ना, वो भी आपको सीए में आ जाते हैं। सबके बस की बात नहीं है। तो उसके लिए राइट एटीट्यूड डेवलप करना पहले जरूरी है कि साहब हम ये राइट एटीट्यूड है, और राइट एटीट्यूड है और आप मेहनत करने तैयार है तो कोई रोक नहीं सकता। ये भी बता दूं, आपका एटीट्यूड राइट है करने का और मेहनत करने तैयार है, कोई रोक नहीं सकता। ये लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। राइट एटीट्यूड नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। राइट एटीट्यूड, मेहनत और राइट गाइडेंस, ये चीज जब मिल जाए कॉम्बिनेशन तो कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। गड़बड़ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, गाइडेंस सही नहीं है या एटीट्यूड सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और अभी तो लेवल बढ़ेंगे ना, फाउंडेशन। अच्छा, फाउंडेशन का लेवल इंटर के लेवल में क्या बहुत फर्क आ जाएगा, ये सुनो। फाइनल में और बढ़ेगा, तभी तो स्टेजेज हैं, ठीक है। तो आप वो फाउंडेशन वाले अप्रोच से काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां 60 नंबर का लॉ नहीं भी पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा था, साथ में 40 नंबर इंग्लिश तक काम चल गया, ठीक है। यहाँ तो पूरा 100 नंबर का पेपर ही लॉ का है ना। और अब तो होता है न्यू सिलेबस में फाउंडेशन में पूरा 100 नंबर का लॉ कर रहे हैं। The trace making, the rule of reasonable construction implies that statute must be constructed, interpreted reasonably. A statute or any enacting provision therein must be so construed, so interpreted, so as to make it effective and operative. A construction should be rejected if it results in hardship, serious inconvenience, injustice और absurdity. ऐसी इंटरप्रिटेशन जो absurdity ला रही है, inconvenience क्रिएट कर रही है या injustice कर रही है, ऐसी इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए. In simple word, this rule means that if any word in a law can be given more than one meaning, then the court gives the reasonable meaning relevant to the circumstances. If the literal letter of the law is not clear, the interpretation must be ratio according to purpose, policy, object or spirit of the law. एक बोलते हैं लेटर ऑफ द लॉ, एक बोलते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉ. तो कंप्लायंस करते समय खाली लेटर देखना है या साथ में स्पिरिट भी देखना है? स्पिरिट भी देखना है. और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग लेटर तक ही अटके रहते हैं, वो स्पिरिट को के साथ कनेक्ट करके देखते ही नहीं. एक आम जिंदगी की बात बताता हूँ. गोइंग बोलते ना, तो घरों में सिखाते हैं ना, अगर आप हिंदू हैं कि भैया थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करना चाहिए, कभी कभी मंदिर भी जाना चाहिए. अच्छा, मंदिर जाना चाहिए, क्या ये लेटर है? शब्द से हमने बताया ना कि भाई ये करना चाहिए. व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड दिस? पर्पस क्या है इसके पीछे? टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. हर धर्म में, अच्छा, हम जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं क्या पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती है, ये सब. तो ओवरऑल पर्पस उसके पीछे टू बिकम अ गुड ह्यूमन. लेकिन मंदिर तो आप जा रहे हैं, लेकिन आप में गुड ह्यूमन बीइंग का एक भी अंश नहीं है. खाली बेईमानी, चोरी चपारी, धोखेबाजी, ये है दिमाग में, गंदी नजर, ठीक है. तो ऐसे इंसान क्या खाली लेटर ऑफ द लॉ कंप्लाई कर रहे हैं? हाँ या ना? हर चीज में है ये, शब्दों में सब कुछ नहीं है. बहुत लोग होते हैं कोई मंदिर वंदिर नहीं जाते, लेकिन उनको इंसान बहुत अच्छे हैं, तो भगवान की कृपा उन पे ज्यादा होती है. तो खाली हर जगह क्या लेटर लेटर लेटर, ठीक है. उसके पीछे जो मेन पर्पस है, ये फिलॉसफी है, ये मेन वो भूल जाते हैं. और मेन पर्पस को आप पकड़ लीजिए, वो करिए, देखिए आपका सब चीज सही चलेगा. कई बार तो तैयार है, वो तो बहुत पूजा पाठ करने वाला बंदा था, वो तो बड़ा पूजा ये, एंड उसको अचानक एक्सीडेंट में कैसे मर गया. भैया बहुत लोग खाली लेटर लेटर ही कर रहे हैं, असली में वो बहुत गड़बड़ आदमी है. एनीवे देखिए, thus when the literal interpretation leads to certain absurdity, it is permissible to depart from, उससे आप डिपार्ट मतलब आगे बढ़ जाइए, and to interpret the provision statute in a manner so as to avoid the absurdity. So as to avoid the absurdity. Clear? This departure from the grammatical construction, जो literal construction है grammatical, is permissible only to the extent it avoids such. खाली उसके लिए कि जो आपको absurdity, उसको ये नहीं कि आप पूरा का पूरा लॉ ही बदल देंगे, ठीक है. खाली उस absurdity को ठीक करने के लिए जो जरूरत है उतना आप इस तरह के इंटरप्रेट कीजिए which gives the logical meaning. और इस रूल को हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो ये भी याद करने वाली चीज है कि दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड एज द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. लास्ट में बोलता है, फर्दर इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट गिविंग अ प्लेन मीनिंग टू द वर्ड्स विल नॉट बी फेयर और रीजनेबल,
it becomes the duty of the court to depart from the dictionary meaning and adopt the construction which achieve the policy and object of the statute, thereby giving effect to the intention of the legislature. क्या सब कुछ समझ में भी आ गया, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो आज की क्लास यहीं छोड़ दें, ठीक है? सही वाला सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास, ठीक है? हैप्पी लर्निंग। आपको कल मिलते हैं, इसके आगे करते बात, ठीक है?